अध्याय 81। लू किंग अपनी छुरी पीठ पर लादे हुए धीरे धीरे पहाड़ों से होते हुए चल रहा था। शियाओ ली चुपचाप उसके कंधे पर बैठी थी। लू किंग और हॉट स्नैचर वुल्फ के बीच युद्ध के दौरान जियाओ ली हमेशा छाया में घात लगाए बैठा था। अगर लू किंग ने किसी भी तरह से अभिभूत होने के संकेत दिखाए होते तो वह हस्तक्षेप कर देता। हालांकि हॉट स्नैचर वुल्फ लू किंग का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह छिपा रहा। बाद में जब मागो और अन्य लोग वहां पहुंचे तब भी उसने अपना रूप प्रकट नहीं किया। इसलिए शुरू से अंत तक किसी को भी यह पता नहीं था कि लू किंग के पास ऐसा तुरुप का पत्ता छिपा हुआ है। पहाड़ों में चुपचाप चलते हुए लू किंग चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। इस समय वह अवर्णनीय भावनाओं की अवस्था में था। आज लू किंग ने इतने सारे लोगों को मार डाला था कि उसका दिल अप्रभावित रहना असंभव था। आखिरकार वे दर्जनों बल्कि सैकड़ों मानव जीवन थे, न कि केवल कुछ चींटियां। मरने से पहले उन लोगों की चीख पुकार और दया की गुहार ने वास्तव में लू किंग के दिल पर गहरा प्रभाव डाला था। लेकिन तर्कसंगत रूप से लू किंग समझता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। हैप्पी फोर्ट में रहने वालों के कारनामों को देखते हुए अगर वे 10 बार भी मर जाएं तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक तरफ इतने सारे लोगों की जान व्यक्तिगत रूप से लेने का मनोवैज्ञानिक आघात था, दूसरी ओर नैतिक रूप से सही होने का तर्कसंगत विश्वास भी था। इस प्रकार लू किंग एक विरोधाभासी मनोवैज्ञानिक संघर्ष में फंस गई थी। वह जानता था कि उसे इस मामले को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा आज की घटनाएं उसके दिल में एक राक्षस बनकर जीवन भर उसे सताती रहेंगी। पर्वतीय पथ पर बेतरतीब ढंग से चलते हुए लू किंग के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। चलते चलते वह अचानक एक खुले मैदान में पहुंच गया। सामने का दृश्य पेड़ों से बाधित नहीं था और आकाश में एक चमकीला चंद्रमा स्पष्ट और उज्ज्वल रूप से चमक रहा था। अनजाने में ही वह एक चट्टान की चोटी पर पहुंच गया था। लू किंग काफी देर तक अवाक खड़ी रही और ऊपर चमकते चांद को देखती रही। अचानक वह मुस्कुराया। अपनी पीठ से युद्ध छुरी निकालते हुए उसने युद्ध शुरू करने की मुद्रा अपना ली। शियाओ ली हल्के से पास की एक चट्टान पर कूद गई और उसे परेशान किए बिना चुपचाप देखती रही। लू किंग ने अपनी तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अभी भी चारों दिशाओं वाली तलवार का अभ्यास कर रहा था। हालांकि पिछली बार की तरह जब उनका अभ्यास जोश और गति से भरा होता था, इस बार उसमें उत्साह की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। प्रत्येक हरकत पूरी तरह संयमित थी, जैसे पेड़ से लटका हुआ मेमने का सींग जो कोई निशान नहीं छोड़ता। जहां भी वह युद्ध छुरी जाती वह न केवल हवा में कोई हलचल नहीं पैदा करती, बल्कि ऐसा लगता था कि वह पूरी तरह से हवा में विलीन हो जाती है, जिससे कोई हलचल नहीं होती। अगर कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ लू किंग के तलवारबाजी के अभ्यास को देखने के लिए यहाँ होता तो वह चौंक जाता। इतने भव्य और खुले दांव पेच फिर भी इतनी शांति के साथ किए गए, ये दर्शाते हैं कि लू किंग का अपनी शक्ति पर नियंत्रण अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तभी वह बिना किसी शक्ति को खोए पूरी तरह से युद्ध के चाकू पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लेड तकनीक का अभ्यास कर सकता था। अभ्यास करने के बाद 4 दिशाओं वाली तलवार को कई बार घुमाते हुए लू किंग ने अपनी म्यान में रखा और स्थिर खड़ा होकर चमकते चांद को निहारने लगा। उसकी आंखें अब शांत और निर्मल थीं। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और अपने मूल हृदय से जुड़े रहना। एक सच्चा मार्शल आर्ट मास्टर हमेशा अपने दिल की बात मानता है, तथाकथित नियमों और विनियमों से बंधा नहीं होता। जब तक मुझे विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है, भले ही इसका मतलब दुनिया के साथ दुश्मनी मोल लेना हो, मेरा दिल अडिग रहना चाहिए। ठीक इस चमकीले चंद्रमा की तरह, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए या लोगों के दिल कितने ही कपटी हो जाएं, ये युगों युगों तक शुद्ध और निर्दोष बना रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ऐसी मानसिकता और विश्वास के बिना कोई मार्शल आर्ट के शिखर पर चढ़ने, जन्मोत्तर क्षेत्र को पार करने और पूर्व दिव्य ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल करने की आशा कैसे कर सकता है। जैसे ही लू किंग ने आकाश में चमकते चांद को देखा, उसके हृदय में ज्ञान की लहरें दौड़ उठीं। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर n0.net वेबसाइट खोजें। लगभग 100 लोगों की हत्या से उत्पन्न नकारात्मक भावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गईं। उनकी जगह मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने का एक नया दृढ़ संकल्प आ गया था। अप्रत्याशित रूप से हैप्पी फोर्ट की इस यात्रा ने मुझे अप्रत्याशित लाभ दिया है। मेरी शक्ति पर मेरा नियंत्रण एक नए स्तर पर पहुंच गया है और मेरी मार्शल आर्ट की क्षमता ची और रक्त के शिखर पर पहुंच गई है। दरअसल अभी हाल ही में मन की स्पष्टता प्राप्त करने और अपने स्वभाव को परिष्कृत करने के बाद लू किंग के मार्शल आर्ट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में वह ची और रक्त क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। अब उसे अपनी ची और रक्त शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया था, जिससे उसका निर्बाध एकीकरण हो गया था। बेशक ये तो केवल ची और रक्त क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने वाली क्षेत्र बोध क्षमता थी। इसके बाद उसे लगातार अपनी ची और रक्त शक्ति का पोषण करते रहना होगा, जिससे वह ची और रक्त क्षेत्र के शिखर को सही मायने में प्राप्त कर सके। उस समय वह अगले क्षेत्र यानी टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता था। इस बीच इस क्षेत्र की समझ हासिल करने का मतलब ये भी था कि प्रतिदिन केवल एक रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली को परिष्कृत करने की पिछली सीमा अब मौजूद नहीं थी। आने वाले दिनों में जब तक उसके पास पर्याप्त गोलियां होंगी, वह बिना किसी रोक टोक के अपनी ची और रक्त शक्ति को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास कितनी भी ची और रक्त शक्ति क्यों न हो, वह उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। शियाओ ली, चलो वापस चलते हैं। इन विचारों के साथ लू किंग अब यहाँ नहीं रुकना चाहता था। उसने आवाज लगाई और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वह लंबे समय से गांव से दूर था। वह सोच रहा था कि हर कोई उसके बारे में कितना चिंतित होगा।
एक झटके के साथ शियाओली वापस लू किंग के कंधे पर आ गिरी। शियाओली, इस बार मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ मछलियाँ पकड़ूंगा, कैसा रहेगा? गरजना टिल्डा। एक छोटी पहाड़ी पर खड़े होकर चांदनी रात में सामने ज्यूली गांव को देखते हुए लू किंग भावनाओं के उफान से भर उठी। झाओ लाओसान, लाइजी टू और अन्य गांवों के ग्रामीणों के कुरूप चेहरों को देखने के बाद उसने खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस किया कि वह ज्यूली गांव जैसे एक साधारण गांव में आ गया था। अन्यथा वह और शियाओ यान शायद जीवित नहीं बच पाते। ये भी एक कारण था जिसके चलते उन्होंने हैप्पी फोर्ट को पूरी तरह से नष्ट करने पर जोर दिया। वह शियाओ यान को लेकर जा सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ज्यूली गांव हैप्पी फोर्ट के प्रतिशोध से नहीं बच पाएगा। हैप्पी फोर्ट के नष्ट हो जाने के बाद हालांकि ब्लैक वुल्फ गैंग का छिपा हुआ खतरा अभी भी मौजूद था, लेकिन उनकी सेनाएं काउंटी सीट में काफी दूर थीं। मागो की बुद्धिमत्ता के बल पर उसके लिए लू किंग की पहचान को अस्थायी रूप से छिपाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लू किंग का मानना था कि अगर थोड़ा और समय दिया जाए तो जल्द ही ब्लैक वुल्फ गैंग भी कोई खतरा नहीं रह जाएगा। जैसे ही वह गांव के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, शियाओली अचानक लू किंग के कंधे से कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। लू किंग चौंक गई और फिर उसे आगे से आश्चर्य और अनिश्चितता से भरी एक आवाज सुनाई दी, ए किंग। लू किंग ने ध्यान से देखा और उसे गांव के पूजा वृक्ष के पीछे से एक आकृति कूदकर बाहर आती हुई दिखाई दी। चांदनी की मदद से उसने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन है। भाई दान, हाँ सच में तुम हो, ए किंग। आखिरकार तुम वापस आ ही गई। वांग दान ने खुशी से झूमते हुए राहत की एक लंबी सांस ली। भाई दान, आप यहाँ क्यों हैं? लू किंग ने पूछा। तुमने आज सुबह जाते समय कहा था कि जल्दी लौट आओगे। हम दिन भर तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन तुम नहीं लौटे। सब लोग बहुत चिंतित हैं, इसलिए दादा झांग ने मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने के लिए भेजा है। वांग दान ने समझाया। सभी को चिंता में डालने के लिए मुझे खेद है, लू किंग ने माफी मांगते हुए कहा। ए किंग, अब जब तुम वापस आ गए हो तो ब्लैक वुल्फ गैंग का क्या हुआ? वांग दान ने सावधानी से पूछा। इसका समाधान हो गया है। ब्लैक वुल्फ गैंग जल्द ही हमारे गांव में आकर कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, लू किंग ने जवाब दिया। वाह ए किंग, तुम कमाल हो। चलो वापस चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वांग दान ने उत्साह से कहा और लू किंग को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। एक पल इंतजार करें। लू किंग तुरंत उसके पीछे नहीं लौटा, बल्कि आस्था के वृक्ष के पास गया और सुबह वहां बांधी गई लाल रिबन को उतारकर पत्थर की पटिया के नीचे वापस रख दिया। चलो ठीक है, जाओ। अध्याय 82। दादाजी, लू किंग वापस आ गई है। वांग दान ने तेज रोशनी से जगमगाते पैट्रिक हॉल की ओर दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया। क्या लू किंग वापस आ गई है? क्या लू किंग ठीक है? बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे गलत नहीं देखा? जैसे ही आवाज सुनाई दी, पैट्रिक भवन में अफरा तफरी मच गई और कई ग्रामीण अंदर से बाहर भाग आए। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? देखो, क्या वह लू किंग नहीं है? वांग दान ने नाराज होकर पीछे की ओर इशारा किया और चिल्लाया। उसकी उंगली के इशारे का अनुसरण करते हुए सभी ने एक व्यक्ति को धीरे धीरे पास आते देखा। तेज चांदनी में उसकी भौहें और आंखें धुंधली सी पहचानी जा रही थीं। लू किंग के अलावा और कौन हो सकता था? ये सचमुच लू किंग है। गाँव वाले बेहद प्रसन्न हुए। मुझे माफ करना, मैंने सबको अपने बारे में चिंता करने पर मजबूर कर दिया। लू किंग अपने पूर्वजों के हॉल तक गई और ग्रामीणों को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, दादा झांग ने बड़ी राहत के साथ कहा। हाँ, बशर्ते आप सुरक्षित लौट आएं। अन्य ग्रामीणों ने भी यही बात दोहराई। वे दिन भर भय और चिंता में जी रहे थे। उन्हें चिंता थी कि लू किंग कभी वापस नहीं लौटेगी, कभी गांव में नहीं आएगी। उन्हें इस बात का भी डर था कि जो लोग आएंगे वे खूंखार ब्लैक वुल्फ गैंग के सदस्य होंगे। अब लू किंग को आखिरकार सुरक्षित लौटते देख उनके दिलों पर पड़ा भारी पत्थर आखिरकार उतर गया। दादा झांग, शियाओ यान कहाँ है? लू किंग ने चारों ओर देखा और उसे शियाओ यान कहीं नहीं दिखी, इसलिए उसने पूछा। वह अंदर सो रही है। आप दिन भर नहीं लौटे। दोपहर में वह अपने भाई के लिए रोने लगी और खाना खाने से मना कर दिया। डॉक्टर चेन को उसे सुलाने के लिए 2 इंजेक्शन लगाने पड़े। क्या गुरुजी भी अंदर हैं? लू किंग ने पूछा। हाँ डॉक्टर। चेन ने देखा कि आप वापस नहीं लौटे हैं, इसलिए वह शियाओ यान को पहाड़ से नीचे ले आए। लू किंग चुप हो गई। वह जानता था कि गुरुजी न केवल उसकी चिंता करते थे, बल्कि ज्यूली गांव के ग्रामीणों की रक्षा के लिए भी नीचे आते थे। दादा झांग, मुझे अंदर जाकर गुरुजी से माफी मांगने दीजिए। उन्हें इतना परेशान करना वाकई अक्षम्य है, लू किंग ने कहा। बिल्कुल, आपको जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर चेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सभी देख सकते थे कि वे आपके बारे में बहुत चिंतित थे, दादा झांग ने तुरंत जवाब दिया। लू किंग पैट्रिक भवन में दाखिल हुआ और उसने देखा कि उसका गुरु एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा हुआ शियाओ यान को गोद में लिए हुए है। आप वापस आ गए हैं? लू किंग को देखकर डॉक्टर चेन के चेहरे पर आखिरकार तनाव का भाव आया। शिष्य ने लापरवाही बरती, जिससे गुरुजी चिंतित हो गए। कृपया मुझे दंडित करें। लू किंग ने अपना सिर झुका लिया। जब तक आप सुरक्षित लौट आते हैं, डॉक्टर चेन ने आह भरी। हालांकि उसने सुबह लू किंग के फैसले को लापरवाह समझा, लेकिन वह ये भी समझता था कि एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में अचानक सच्चाई जानने पर कौन शांत रह सकता है। उन्होंने लू किंग को मार्शल आर्ट सिखाना इसलिए शुरू किया था क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि ऐसा दिन कभी आ सकता है। क्या सब कुछ सुलझ गया? डॉक्टर चेन ने लू किंग पर नजर डाली और उनके कपड़ों पर खून के कुछ धब्बे ध्यान से देखे, लेकिन उन्हें अपने शिष्य के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं दिखे।
हाँ, समस्या का अस्थायी समाधान हो गया है। कुछ समय के लिए कोई भी गांव में आकर परेशानी न पैदा करे, लू किंग ने उत्तर दिया। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfree.net वेबसाइट खोजें। अरे, तुमने क्या किया, डॉक्टर? चेन अपने शिष्य के आत्मविश्वास को देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। दिन के दौरान उसने ग्रामीणों से सुना था कि ब्लैक वुल्फ गैंग गांव में उपद्रव कर रहा है। जो व्यक्ति अक्सर उस काउंटी कस्बे में जाता था वह डॉक्टर चेन को कैसे नहीं पता हो सकता था कि ब्लैक वुल्फ गैंग किसका प्रतिनिधित्व करता है। उनकी निर्मम हरकत को जानते हुए ही वह ज्यूली गांव के ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर आया। अब जब उसने लू किंग को ये कहते सुना कि मामला सुलझ गया है, तो भला वह आश्चर्यचकित क्यों नहीं होता। लू किंग ने अपने गुरु के प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि पास में ही हैप्पी फोर्ट नाम की कोई जगह है? हैप्पी फोर्ट, डॉक्टर? चेन ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लू किंग अवाक रह गई, लेकिन उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि लोगों का इलाज करने और चिकित्सा का अध्ययन करने के अलावा उसके गुरु अन्य मामलों में खुद को व्यस्त नहीं रखते थे। उसके लिए हैप्पी फोर्ट के बारे में न सुनना सामान्य बात थी। हैप्पी फोर्ट एक कैसीनो और वेश्यालय है जिसे ब्लैक वुल्फ गैंग के एक नेता द्वारा चलाया जाता है, जो यहाँ से लगभग 50 या 60 मील दूर है। मेरे पिता को हैप्पी फोर्ट के लोगों ने फंसाया था, जिसके चलते उन पर भारी कर्ज चढ़ गया था। वे लोग हमारे परिवार की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और मेरी माँ को किले में कैद करना चाहते थे। मेरे माता पिता ने इनकार कर दिया और अंततः डूबकर आत्महत्या कर ली। मैं समझ गया, डॉक्टर। चेन को आखिरकार समझ आ गया कि उनके शिष्य ने अचानक इस जगह का जिक्र क्यों किया। अंततः ग्रामीणों को ये भी पता चल गया कि लू मिंग और उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो अब ये हैप्पी फोर्ट, डॉक्टर? चेन ने पूछा। हैप्पी फोर्ट अब अस्तित्व में नहीं है, लू किंग ने कहा। मैंने अपने माता पिता का बदला अपने हाथों से लिया है, डॉक्टर। चेन कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोले, यह अच्छा है कि ऐसा हानिकारक स्थान समाप्त हो गया, डॉक्टर। चेन ने सोचा कि लू किंग का मतलब था कि उसने नेता को मार डाला और किले को भंग कर दिया। हालांकि उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता का बदला लेना एक स्वाभाविक कर्तव्य था और वे इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। उस समय डॉक्टर चेन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके शिष्य की रक्त पिपासा इतनी तीव्र थी कि उसने उन अभागी लड़कियों को छोड़कर किले में मौजूद सभी लोगों को मार डाला था। लू किंग ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि उसने एक ही रात में लगभग 100 लोगों को मार डाला था। ये देखकर कि उसके स्वामी ने उसे दोषी नहीं ठहराया, उसने राहत की सांस ली। लेकिन लू किंग के ये कहने पर कि उसने पूरे किले को नष्ट कर दिया है, अन्य ग्रामीण स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्हें सुबह से ही पता था कि लू किंग मार्शल आर्ट में कुशल है, लेकिन अकेले ही एक पहाड़ी किले को नष्ट करने का उसका असाधारण कारनामा उनकी कल्पना से परे था। लू किंग ने ग्रामीणों के भावों पर ध्यान दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, दादाजी झांग, हालांकि मैंने उस किले को नष्ट कर दिया जिससे मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस मामले को किसी को भी बाहर नहीं फैलाना चाहिए। उस किले को शहर के ब्लैक वुल्फ गैंग का समर्थन प्राप्त था। हमें नहीं पता कि वे जांच के लिए लोगों को भेजेंगे या नहीं, इसलिए हाल ही में किसी को भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि लू किंग को विश्वास था कि मागो हैप्पी फोर्ट के मामले को संभाल सकता है, फिर भी उसे उन्हें याद दिलाना पड़ा। जी हाँ, आप सबने उनकी बात सुन ली। जब आप बाहर जाएं तो लू किंग के बारे में जरा भी बात मत करना। दरअसल इस दौरान खेतों में काम करने के अलावा आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि ग्रैंड बाजार भी नहीं। समझे? दादा झांग ने तुरंत जवाब दिया। समझा। पैतृक भवन में अभी भी एकत्रित लोग मुख्यतः गांव के अधिक स्थिर वयस्क थे। वे स्वाभाविक रूप से मामले की गंभीरता को समझते थे और एक एक करके प्रतिक्रिया देने लगे। ठीक है, लू किंग वापस आ गई है, तो चलो सब लोग चलते हैं। सब लोग दिन भर परेशान रहे और रात का खाना भी नहीं खाया। हम सब थक गए हैं, बाकी बातों पर हम कल चर्चा कर सकते हैं, दादा झांग ने फिर कहा। अध्याय 83। मास्टर माँ, हैप्पी फोर्ट का काम तो हो गया, लेकिन बचाई गई लड़कियों का क्या करें? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। ग्रैंड बाजार में रात हो चुकी थी। मागो के घर के अंदर शियाओ तियान रिपोर्ट कर रहा था। उनकी इच्छाएं क्या हैं? मागो ने पूछा। इनमें से अधिकतर लड़कियों को उनके माता पिता या पतियों ने किले में बेच दिया था। वे अपने पुराने घरों में वापस नहीं जाना चाहती और उम्मीद करती हैं कि मास्टर माँ उन्हें कोई रास्ता दिखा सकेंगी। मागो ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कुछ लोगों को ग्रैंड बाजार में काम पर रख लो, बाकी को कपड़े की दुकान पर भेज दो। बूढ़े ली ने कहा था कि उनके पास काम करने वालों की कमी है। इतने सारे लोगों को भेजने से शायद वो मुझे दोबारा परेशान न करें। हाँ, शियाओ तियान इस विचार से सहमत हो गई। कपड़े की दुकान में सभी महिलाएं थीं, इसलिए वहाँ लड़कियों के लिए व्यवस्था करना बिल्कुल सही था। एक और बात है मास्टर माँ, बहुत सारे पैसों के अलावा हमें ये 2 चीजें हैप्पी फोर्ट में मिलीं। शियाओ तियान ने अपनी छाती से 2 किताबें निकाली और उन्हें प्रस्तुत किया। मागो ने उन्हें देखकर हैरानी जताई। गुप्त नियमावली। उसने पन्ने पलटे और पाया कि वे ची और रक्त क्षेत्र के लिए मार्शल आर्ट की किताबें थीं। एक का नाम हॉट स्नैचिंग हैंड्स था और दूसरे का नाम पॉइजन वुल्फ फिस्ट था। ब्लैक वुल्फ गैंग का नौवां नेता हॉट स्नैचर वुल्फ निश्चित रूप से इन 2 मार्शल आर्ट पर निर्भर रहा होगा, मागो ने कहा। हाँ, ये नियमावली हॉट स्नैचर वुल्फ के शयन कक्ष में एक ऐसी जगह पर रखी हुई मिली थी जहाँ से ये आसानी से दिख जाती थीं। इनके पन्ने घिसे हुए थे जो इनके बार बार अध्ययन का संकेत देते हैं, जियाओ तियान ने समझाया। मेहनत करने का क्या फायदा?
वह भाई लू के सामने कुछ भी नहीं था जिसे एक खरोंच तक नहीं आए। मागो ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मागो ने पहले ही देखा था कि लू किंग ने हैप्पी फोर्ट में लगभग सभी लोगों का नरसंहार कर दिया था और उसे कोई चोट नहीं आई थी, केवल उसके कपड़े खून से सने हुए थे। ये स्पष्ट था कि हॉट स्नैचर वुल्फ से लू किंग को कोई खतरा नहीं था। वास्तव में उस समय मौजूद लड़कियों ने कहा था कि हॉट स्नैचर वुल्फ को यंग मास्टर लू ने एक ही चाल में हरा दिया था। जियाओ तियान ने कहा, मेरा छोटा भाई सचमुच असाधारण है। मुझे लगा कि उसकी साधना प्रतिभा अद्भुत है, लेकिन उसके मार्शल कौशल भी उतने ही प्रभावशाली हैं। मागो ने आह भरी। लू किंग द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखकर वह वास्तव में आश्चर्यचकित रह गया। दोनों ची और रक्त क्षेत्र के योद्धा थे और हॉट स्नैचर वुल्फ वर्षों से अपने कौशल को निखार रहा था। फिर भी वह लू किंग का मुकाबला नहीं कर सका। शक्ति में इतना बड़ा अंतर था कि मागो ये समझ नहीं पा रहा था कि लू किंग ने इसे कैसे हासिल किया। हालांकि मार्शल आर्ट में प्रगति प्रतिभा पर निर्भर हो सकती है, लेकिन युद्ध के अनुभव के लिए जन्मजात क्षमता से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। किले में मिले युद्ध के निशानों से यह स्पष्ट था कि लू किंग ने हॉट स्नैचर वुल्फ को आसानी से कुचल दिया था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? मागो को ये बात समझ नहीं आई। युवा स्वामी लू का हत्यारा इरादा भयावह है, जियाओ तियान ने हैप्पी फोर्ट में हुए नरसंहार को याद करते हुए कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आमतौर पर सौम्य और विनम्र रहने वाला लू किंग इतना निर्दयी हो सकता है, जो लोगों का आसानी से सिर काट देता है। अब जियाओ तियान के मन में लू किंग के प्रति गहरी श्रद्धा और भय की भावना थी। हैप्पी फोर्ट में हुए नरसंहार के बारे में सोचकर मागो भी बेचैन महसूस कर रहा था। टेंडन्स एंड बोन्स दायरे के योद्धा के रूप में उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं और कई लोगों की जान ली थी, लेकिन हत्याओं के उसके वर्षों का इतिहास भी लू किंग द्वारा एक ही रात में किए गए नरसंहार के सामने कुछ भी नहीं था। उसने उन भयावह दृश्यों को मन से निकालने के लिए अपना सिर हिलाया। ठीक है, इन मैनुअल्स को यहीं रख लो। ये भाई लू की लूट का माल है। हैप्पी फोर्ट से मिले पैसों की गिनती हो जाने पर मैं उन्हें खुद सौंप दूंगा, मागो ने कहा। मास्टर माँ, अब हमें ब्लैक वुल्फ गैंग से कैसे निपटना चाहिए? शियाओ तियान ने चिंता से पूछा। हैप्पी फोर्ट खोने के बाद वे जरूर जांच करेंगे। शियाओ तियान चिंतित था। ब्लैक वुल्फ गैंग शक्तिशाली था, माँ परिवार से भी अधिक ताकतवर। यदि कोई संघर्ष उत्पन्न हुआ तो वे दबाव का सामना नहीं कर पाएंगे। मागो ने कहा, हमें कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है। वेई परिवार के मुखिया लू भाई को बहुत सम्मान देते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं आज रात एक पत्र लिखूंगा, आप उसे वेई हवेली में पहुंचा देना। बाकी सब वे संभाल लेंगे। शाओ तियान की आंखें चमक उठी, यह महसूस करते हुए कि मास्टर माँ ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उस रात जियाओ तियान तेजी से वेई हवेली की ओर रवाना हुआ। भोर होते ही वहां पहुंचकर उसने पत्र द्वारपाल को सौंप दिया। जब वेई परिवार के मुख्य प्रबंधक को पत्र मिला तो उसने उसे खोला और पढ़ा, जिससे उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। वह पत्र लेकर एक शांत आंगन में गया जहां काली दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ताई ची का अभ्यास कर रहा था। मालिक, एक ऐसा मामला है जिस पर आपको निर्णय लेना होगा, सेवक ने आदरपूर्वक कहा। ओह, आपके निर्णय की क्या आवश्यकता है? अभ्यास करते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। ये डॉक्टर चेन के शिष्य के बारे में है। काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपना अभ्यास रोक दिया और आराम किया। यह क्या है? माँ परिवार की मागो का ये पत्र अभी अभी आया है, कर्मचारी ने कहा। मागो, वही शाखा सदस्य जिसे माँ परिवार से लगभग निकाल दिया गया था? उस आदमी ने पूछा। हाँ, यह वही मागो है। जब युवा मालिक जियान घायल हुए थे तब वे उनके साथ रह रहे थे और मागो की चेतावनी के कारण डॉक्टर चेन ने समय पर उनका इलाज कर दिया, प्रबंधक ने बताया। काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और पत्र खोला। पढ़ते समय उनकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या ये सच है? पढ़ने के बाद उसने ऊपर देखा। पत्र बिना सत्यापन के आया था, लेकिन मागो इस तरह के मामले में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। स्टीवर्ड ने जवाब दिया। ब्लैक वुल्फ गैंग की हरकतें बेहद निंदनीय हैं, काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या मैं किसी को ब्लैक वुल्फ गैंग से निपटने के लिए भेजूं? प्रबंधक ने संकोच से पूछा। वेई परिवार की शक्ति ने ब्लैक वुल्फ गैंग का सफाया करना आसान बना दिया। इसके अलावा स्वामी को इस तरह का दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने पत्र पर दोबारा विचार किया। पत्र में डॉक्टर चेन के शिष्य का जिक्र है ना? जी हाँ, युवा स्वामी लू ने हमारे युवा स्वामी को बचाने के लिए पूरी रात जागकर दवा बनाई, प्रबंधक ने पुष्टि की। कितना निर्दयी युवक है, काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने प्रशंसा की। एक ही रात में लगभग 100 बदमाशों को मार डाला। ऐसी क्रूरता तो पूरे कान काउंटी में भी दुर्लभ है। सेवक भी चुप रहा, वह भी लू किंग के दूसरे पहलू को देखकर अचंभित था। वह लू किंग को रोजाना हाफवे हाउस में देखता था, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह हत्या करने में इतना निर्णायक हो सकता है। शुरू में उन्हें मागो के पत्र पर संदेह हुआ, उन्हें लगा कि यह एक गलती थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात लू किंग की युद्ध कला में हुई प्रगति थी। हाफवे हाउस से निकलते समय लू किंग ने अभी अभी क्यूई और ब्लड दायरे में प्रवेश किया था। अब वह हॉट स्नैचर वुल्फ को कैसे हरा सकता था, जो कि ची और ब्लड रियल्म का एक अनुभवी योद्धा था? मुझे याद है आपने ही मालकिन को इस युवक को उपहार भेजने का सुझाव दिया था, है ना? उस आदमी ने पूछा। हाँ, उसकी प्रतिभा को देखते हुए मैंने उससे दोस्ती करने की सिफारिश की, स्टीवर्ड ने समझाया। आपका अनुमान सही था, वह वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा है। काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने फिर से प्रशंसा की। लेकिन प्रतिभाओं को भी विकसित होने के लिए दबाव की आवश्यकता होती है।
ब्लैक वुल्फ गैंग उनके लिए एक सान का काम करेगा। मैं समझता हूँ। प्रबंधक मालिक के इरादे को समझ गया। जाओ और इसका इंतजाम करो। प्रबंधक ने गार्डों को बुलाकर और जियाओ तियान को देने के लिए एक पत्र लिखकर वहां से चला गया। जैसे ही जियाओ तियान वापस भागा, चांदी के कवच से लैस रक्षकों का एक समूह वेई हवेली के बगल वाले द्वार से बाहर निकला। क्या ये वेई परिवार के चांदी के कवच वाले रक्षक हैं? वेई हवेली द्वारा उन्हें तैनात करने के पीछे क्या कारण है? पिछली बार जब वे स्थानांतरित हुए थे तब युवा मालिक घायल हो गए थे। क्या फिर से कुछ हुआ है? बकवास। छोटे मालिक अभी भी ठीक हो रहे हैं। वो बाहर कैसे जा सकते हैं? तो फिर वे क्यों जा रहे हैं? वेई हवेली की गतिविधियों ने हमेशा शहर का ध्यान आकर्षित किया। चांदी के कवचधारी गार्डों को देखकर सभी जासूस सतर्क हो गए। सिल्वर आर्मर्ड गार्ड्स कम से कम टेंडेंस और बोन्स दायरे के लड़ाकों की एक विशिष्ट सेना थी। अन्य गुटों में भी इतनी ताकत थी, लेकिन वे वेई हवेली में रक्षक के रूप में तैनात थे। इससे वेई परिवार की श्रेष्ठ स्थिति उजागर हुई, जो किसी भी गुट के लिए अछूत थी। यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट को भी वेई परिवार के मुखिया से मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। गार्डों की हरकत देखकर गुट चौंक गए। देखो, वे पश्चिम की ओर जा रहे हैं। उनकी दिशा देखकर गुट और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। पश्चिमी भाग अव्यवस्थित क्षेत्र था जिसमें मिश्रित निवासी और जटिल शक्तियां मौजूद थीं। गार्ड वहां क्यों जा रहे थे? विशेषकर पश्चिमी गुट असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि वे ही निशाने पर हैं। चांदी के कवच से लैस गार्ड पश्चिम की ओर बढ़े और एक इमारत के सामने रुक गए। स्प्रिंग मून पवेलियन। अपनी मंजिल को देखकर सब लोग दंग रह गए। स्प्रिंग मून पवेलियन शहर का सबसे प्रसिद्ध वेश्यालय था, लेकिन वहां गार्ड क्यों थे? किसी को ले जाने के लिए। तभी आगे तैनात पहरेदार की ओर से एक तेज आवाज आई, ब्लैक वुल्फ, बाहर निकलो। काला भेड़िया। ये सुनकर सभी लोग एक बार फिर चौंक गए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गार्ड ब्लैक वुल्फ गैंग के सरगना ब्लैक वुल्फ को निशाना बनाएंगे। अब सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे, खासकर पश्चिमी गुट, जो खुशी से झूम रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि ब्लैक वुल्फ ने वेई हवेली को कैसे नाराज किया, लेकिन इसे देखकर उन्हें खुशी हुई। स्प्रिंग मून पवेलियन के अंदर लंबे अंगों, घने बालों वाली छाती और दागदार चेहरे वाला एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी हैरान दिख रहा था। क्या चांदी के कवच वाले गार्ड मुझे पकड़ने आए हैं? भाई, कई आदमी अंदर घुस आए। क्या हो रहा है? वेई हवेली के गार्ड आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? वे ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य नेता थे। मुझे नहीं पता, ब्लैक वुल्फ ने घबराते हुए कहा। उसने हाल की घटनाओं को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जिससे वेई हवेली को ठेस पहुंची हो। पहरेदार इतने आक्रामक क्यों हैं? आपको क्यों टोक रहे हैं? दूसरे नेता ने पूछा। काश मुझे पता होता। मैं हाल ही में पश्चिमी हिस्से से बाहर नहीं निकला हूँ। वेई हवेली को उकसाने की तो बात ही छोड़ो, ब्लैक वुल्फ ने डरते और असमंजस में कहा। अन्य नेता चुप रहे, इस बात से सहमत थे कि ब्लैक वुल्फ वेई हवेली को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब क्या करें? क्या हमें बाहर जाना चाहिए? किसी ने पूछा। क्या हमारे पास कोई विकल्प है? ब्लैक वुल्फ ने कड़वाहट से कहा। बाहर पहरेदारों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। शायद यह उतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं। गार्ड जबरदस्ती अंदर नहीं घुसे, इसलिए बातचीत की गुंजाइश है, दूसरे नेता ने कहा। सच है, बाकी सबने सहमति जताई। यदि उन्होंने वेई हवेली को गंभीर रूप से नाराज किया होता तो गार्ड धावा बोलकर अंदर घुस जाते। ठीक है, मैं बाहर चलता हूँ। दूसरे नेता के फैसले पर भरोसा करते हुए ब्लैक वुल्फ ने दांत पीसकर फैसला किया। अध्याय 84। स्प्रिंग मून बिल्डिंग के बाहर विभिन्न बलों के जासूस कुछ देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन ब्लैक वुल्फ गैंग को निकलते हुए न देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। क्या ब्लैक वुल्फ गैंग ने वेई परिवार के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की? यहाँ तक कि सिल्वर मून गार्ड का प्रमुख अधिकारी भी कुछ हद तक हैरान था। जैसे ही वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे अंदर घुसकर लोगों को सीधे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, अचानक इमारत के प्रवेश द्वार पर कुछ लोग दिखाई दिए। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी, दौड़ते हुए सिल्वर मून गार्ड्स की ओर बढ़ा। सिर हिलाते और झुककर अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था कि आदरणीय सिल्वर मून गार्ड्स अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित कर रहे हैं। कृपया हमें क्षमा करें कि हमने आपका पहले स्वागत नहीं किया। उसके पीछे ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य नेता भी मुस्कुराते हुए चल रहे थे। उनकी मुद्राएं बेहद नीची थीं। हालांकि सिल्वर मून गार्ड्स डस से मज नहीं हुए। एक लंबा भाला पकड़े हुए नेता ने सीधे चिल्लाकर कहा, काले भेड़िए, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? ब्लैक वुल्फ का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य नेताओं के चेहरे के भावों में भी बदलाव आया। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे सचमुच नहीं पता कि मैंने क्या अपराध किया है। अगर आप मुझे 1 लाख हिम्मत भी दे दें तो भी मैं आपके कुलीन परिवार को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ब्लैक वुल्फ बेहद दुखी लग रहा था। टकराना। ब्लैक वुल्फ के बोलते ही अग्रणी सिल्वर मून गार्ड ने अपने लंबे भाले को पीछे की ओर घुमाया और भाले का पिछला हिस्सा बिजली की गति से ब्लैक वुल्फ की छाती की ओर बढ़ा। यह अचानक किया गया हमला बेहद तेज था और तकनीक भी जबरदस्त थी। ब्लैक वुल्फ की ताकत के आगे उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और सीने पर जोरदार प्रहार हुआ। उस शक्तिशाली बल के विस्फोट के कारण उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और वह पीछे की ओर उड़कर स्प्रिंग मून बिल्डिंग की दीवार से टकरा गया, जिससे उसमें एक छेद हो गया। बड़े भाई, ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य नेता घबराकर चिल्ला उठे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी चीखें सुनाई ही दी कि भाले जैसी कई परछाइयां चमक उठीं और बचे हुए नेता भी खून उगलते हुए उड़ते हुए ब्लैक वुल्फ के पास जा गिरे। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने सभी दर्शकों को चौंका दिया। किसी को भी सिल्वर मून गार्ड से अचानक कोई हरकत करने की उम्मीद नहीं थी।
इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात ये थी कि प्रसिद्ध ब्लैक वुल्फ एक भी वार सहन नहीं कर सका और गंभीर रूप से घायल होकर खून थूकने लगा। सर, ऐसा क्यों है? दीवार से टेक लगाकर बैठा काला भेड़िया भयभीत होकर सिल्वर मून गार्ड की ओर देख रहा था। टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में पूर्णता महज एक ही चाल से वह ये जान गया कि सिल्वर मून गार्ड का मार्शल आर्ट्स स्तर उससे कहीं ऊपर था, जो टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच चुका था। अन्यथा अपनी पहले से ही परिपूर्ण नसों और हड्डियों के साथ वह एक भी वार का सामना कैसे नहीं कर सकता था। केवल वही व्यक्ति जो टेंडन और बोन्स के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर चुका हो और अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो, उसे उस भाले के प्रक्षेप पथ को पकड़ने में असमर्थ बना सकता था। केवल एक रक्षक जिसके पास टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र की पूर्णता में इतनी शक्ति है। इस समय वेई परिवार के प्रति ब्लैक वुल्फ का विस्मय अपने चरम पर पहुंच गया। ब्लैक वुल्फ, यह मत सोचो कि तुम्हारे ब्लैक वुल्फ गैंग ने जो किया है उससे हर कोई धोखा खा सकता है। इस समय प्रमुख सिल्वर मून गार्ड ने उदासीनता से बात की। तुम्हारे ब्लैक वुल्फ गैंग ने शहर के बाहर पहाड़ों में अपना गढ़ बना लिया था। महिलाओं का अपहरण करके उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलते थे, जिससे इलाके को नुकसान पहुंचा। क्या तुम्हें लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा? क्या ये हैप्पी फोर्ट की वजह से है? ब्लैक वुल्फ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि शहर के बाहर स्थित तुच्छ हैप्पी फोर्ट की वजह से उस पर यह विपत्ति आ पड़ेगी। शक्तिशाली वेई परिवार ने ऐसे तुच्छ मामलों पर ध्यान देना कब से शुरू किया? सर, ऐसा नहीं है। ब्लैक वुल्फ ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर मून गार्ड ने उसे मौका ही नहीं दिया। हमारे स्वामी हैप्पी फोर्ट से सख्त नाराज हैं। ये पहले ही नष्ट हो चुका है, लेकिन तुम्हारे ब्लैक वुल्फ गैंग को सजा मिलनी ही चाहिए। ये भाले का वार महज एक चेतावनी है। अगर तुम खुद को नहीं रोकते तो ब्लैक वुल्फ गैंग के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इससे वेई परिवार का वह सदस्य भी घबरा गया। इस बार ब्लैक वुल्फ सचमुच बहुत डरा हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह आगे कुछ समझा पाता, सिल्वर मून गार्ड्स ने अपने घोड़ों को मोड़ दिया था और आराम से उसी रास्ते से वापस जा रहे थे जिस रास्ते से वे आए थे। जमीन पर घायल पड़े ब्लैक वुल्फ गैंग के नेताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सिल्वर मून गार्ड्स अचानक आए और तुरंत चले गए। लेकिन उन्होंने जो सदमा छोड़ा वह बहुत बड़ा था। मात्र एक सिल्वर मून गार्ड ने भाले के कुछ ही वारों से ब्लैक वुल्फ गैंग के सभी नेताओं को बुरी तरह घायल कर दिया। वेई परिवार की शक्ति की अथाह गहराई ने एक बार फिर काउंटी की सभी ताकतों को विस्मय से भर दिया। हाल के वर्षों में वेई परिवार ने अपना ध्यान प्रांत पर केंद्रित किया था और कान काउंटी में अपनी उपस्थिति को कम करके रखा था। इस वजह से हाल ही में कई ताकतें बेचैन हो गई थीं। लेकिन सिल्वर मून गार्ड की कार्रवाइयों ने सभी को स्पष्ट रूप से यह एहसास दिला दिया, कैन काउंटी में वेई परिवार का ही दबदबा कायम था। स्प्रिंग मून बिल्डिंग के सामने गंभीर रूप से घायल ब्लैक वुल्फ गैंग के नेताओं को देखकर वीर को दया और दूसरों की पीड़ा पर खुशी दोनों का मिलाजुला एहसास हुआ। वेई परिवार को नाराज करने पर यहाँ तक कि वेई परिवार के मुखिया ने भी नाराजगी व्यक्त की। इस काउंटी कस्बे में ब्लैक वुल्फ गैंग के लिए आने वाले दिन अंधकार में प्रतीत हो रहे थे। शहर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद अन्य ताकतें ब्लैक वुल्फ और उसके लोगों को दुर्भावना से देखती थीं। कुछ लोगों ने तो उनकी चोटों का फायदा उठाकर उन्हें खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन उस विचार को तुरंत खारिज कर दिया गया। यहाँ तक कि सिल्वर मून गार्ड्स ने भी ब्लैक वुल्फ और उसके लोगों को नहीं मारा था। अब उन्हें मारना वेई परिवार के मुंह पर एक सरासर तमाचा होगा। वेई परिवार के प्रभुत्व को देखने के बाद केवल एक मूर्ख ही उन्हें और अधिक उकसाना चाहेगा। हालांकि वे उन्हें मार तो नहीं सके, लेकिन शहर के पश्चिमी हिस्से में सत्ता का समीकरण बदल सकता था। ब्लैक वुल्फ गैंग ने पश्चिम में बहुत लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा था। अब उनके लिए कुछ लाभ छोड़ने का समय आ गया था। शहर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद सेनाएं रणनीति बना रही थीं। हालांकि अन्य ताकतों को किसी और बात की चिंता थी। तुरंत पता लगाओ कि सिल्वर मून गार्ड का हैप्पी फोर्ट से क्या मतलब था। कई बलों ने एक साथ यह आदेश जारी किया। काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में फीनिक्स जैसी आंखों वाले एक आकर्षक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी इसी तरह का आदेश दिया। अपने अधीनस्थों के चले जाने के बाद उसने शहर में एक निश्चित दिशा में देखा। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय प्रकाश चमक रहा था। काउंटी मजिस्ट्रेट होने के नाते उन्हें काउंटी शहर में सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए था, लेकिन वेई परिवार के कारण काउंटी में उनकी उपस्थिति काफी कम हो गई थी। बेशक ये भी उसकी ओर से जानबूझकर किया गया था। आखिरकार वेई परिवार ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसे वह नाराज करने का जोखिम उठा सकता था। भले ही वह एक कुलीन परिवार से था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वेई परिवार खास था। अन्य कुलीन परिवारों में कोई भी पूर्वज जीवित नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है जिसने आपको, जो आमतौर पर चुप रहते हैं, अचानक इतना चर्चित बना दिया। फीनिक्स जैसी आंखों वाला वह आदमी आगे की ओर देखने लगा और बुदबुदाया। कस्बे में घटी घटनाओं से अनभिज्ञ जियाओ तियान को वेई परिवार का जवाब मिला और वह तुरंत शहर छोड़कर ग्रैंड बाजार की ओर वापस चल दिया। इस प्रकार वह ऐसे नाटकीय दृश्य को देखने से चूक गया। अपने घोड़े को पर्याप्त आराम न मिलने के कारण जियाओ तियान ने वापसी के रास्ते में जल्दबाजी नहीं की। दोपहर तक वह ग्रैंड बाजार लौट आया और मागो को पत्र सौंप दिया। मागो ने पत्र लिया, उसे खोला और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। तैयार हो जाओ, हम ज्यूली गांव जा रहे हैं। अध्याय 85। जब लू किंग ने मागो को विदा किया तो उसने अपने हाथ में मौजूद 2 मार्शल आर्ट की किताबों को देखा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ समय पहले ही मागो उससे मिलने आया था और अपने साथ हैप्पी फोर्ट से लूटी गई कुछ चीजें और 2 खबरें लाया था।
एक खबर ये थी कि उसने हैप्पी फोर्ट में सभी शवों को हटा दिया था और उन अभागी लड़कियों के लिए उचित व्यवस्था कर दी थी। लू किंग को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। दिन में पहले वह फिर से बाहर गया था और उसने पाया कि हैप्पी फोर्ट खंडहर में तब्दील हो चुका था। मागो ने न केवल शवों का निपटान किया था, बल्कि उसने पूरे किले को जला भी दिया था। दूसरी खबर कुछ हद तक अप्रत्याशित थी। वेई परिवार ने घटना को दबाने में मदद की थी। इसका मतलब ये था कि फिलहाल उसे ब्लैक वुल्फ गैंग के गांव में आकर परेशानी पैदा करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वेई परिवार, इस बार मुझे उनका एहसान चुकाना है, लू किंग ने मन ही मन सोचा। वह समझ सकता था कि वेई परिवार उसकी मदद क्यों करेगा। शायद इसलिए कि उन्होंने मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसमें शुरू से ही निवेश करना चाहते थे। ये समझना एक बात थी, लेकिन लू किंग ने फिर भी इस एहसान को अपने दिल में संजो कर रखा। आखिर इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेशमी कपड़े में फूल लगाते हैं, लेकिन बर्फीले मौसम में कोयला भेजने वाले बहुत कम होते हैं। इस बार वेई परिवार ने कोयला भेजा था। हालांकि लू किंग के पास फिलहाल इस एहसान को चुकाने की क्षमता नहीं थी और वह केवल इसे अपने मन में ही रख सकती थी। आह किंग, क्या तुम घर पर हो? लू किंग गहरी सोच में डूबा हुआ था कि घर के बाहर से एक आवाज आए। दादा झांग की आवाज पहचानकर उसने दोनों नियमावली एक तरफ रख दी और बाहर कदम रखा। दादा झांग, क्या बात है? कुछ खास नहीं, मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले आपके घर कुछ मेहमान आए थे, इसलिए मैं यहाँ आया, दादा झांग ने कहा। हाँ, वे अभी अभी चले गए, लू किंग ने उत्तर दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट वेबसाइट खोजें। वह मूल रूप से मागो और उसके साथियों को रात के खाने के लिए रोकना चाहता था, लेकिन मागो को कुछ अन्य काम थे और उसने खेदपूर्वक मना कर दिया। आह किंग, जो लोग पहले आए थे वे जाने पहचाने लग रहे थे। क्या उनमें से एक ग्रैंड बाजार के मास्टर माँ थे? दादा झांग ने पूछा। दादा झांग कभी कभी ग्रैंड बाजार जाया करते थे और वहाँ के निरीक्षकों के बारे में उनकी कुछ धारणाएं थीं। जी हाँ, यह मास्टर माँ ही थे। हमारे कुछ संबंध हैं और वे मेरे लिए कुछ चीजें लाए थे, लू किंग ने पुष्टि की। सचमुच, ये तो मास्टर माँ थे। दादा झांग आश्चर्यचकित रह गए। आह किंग, तुम वाकई प्रभावशाली बन रही हो, इतनी महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ मिलजोल रखना। दादा झांग जैसे ग्रामीण बुजुर्ग व्यक्ति के लिए मागो इलाके की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक थे, क्योंकि वे एक बड़े बाजार का प्रबंधन करते थे। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लू किंग ऐसे व्यक्ति को जानते थे। बात बस इतनी सी है कि मास्टर माँ मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, लू किंग ने विनम्रता से कहा। लेकिन आप में खुद की क्षमताएं होनी चाहिए, अन्यथा अगर कोई जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश भी करे तो मास्टर माँ शायद उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। दादा झांग ने लू किंग की विनम्रता से असहमति जताई। हालांकि दादा झांग को ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि मास्टर माँ जैसे व्यक्ति जो सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करते दिखते थे, असल में बहुत ऊंचे दर्जे के थे। उनके जैसे ग्रामीण लोग उनकी नजर में नहीं आते, वरना इतने चहल पहल वाले बाजार में वे किसी के साथ इतना विनम्र व्यवहार न करते। व्यक्तिगत रूप से मिलने जाना तो दूर की बात है, इस बारे में बात न करें। दादा झांग, मैं अभी खाना बना ही रही थी, क्या आप रात के खाने के लिए रुकना चाहेंगे? लू किंग मुस्कुराई और बात का विषय बदल दिया। नहीं, मेरे पास घर पर मेरा हिस्सा है। दरअसल मैं इन नोटों और इस आयु के बारे में बात करने आया था। दादा झांग ने अपनी जेब से कुछ नोट और एक आयु निकालते हुए कहा। लू किंग ने उन्हें पहचान लिया कि वे वही लोग थे जिन्हें हान लाओ वू ने अपनी जान बचाने के बदले में पेश किया था। हान लाओ वू और अन्य लोगों को मारने के बाद वह मागो से जानकारी जुटाने में इतना व्यस्त हो गया था कि इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने का उसके पास समय ही नहीं था। ये नोट तुम्हें ब्लैक वुल्फ गैंग के उस बदमाश ने दिए थे, अब इन्हें इनके असली मालिक को लौटा दिया गया है, दादा झांग ने नोट और आयु सौंपते हुए कहा। लू किंग ने आयु तो ले लिया, लेकिन नोट वहीं छोड़ दिए। दादा झांग, मुझे इन नोटों की जरूरत नहीं है, कृपया इन्हें ग्रामीणों में बांट दीजिए, उसने कहा। तुम्हें ये नहीं चाहिए? दादा झांग हैरान रह गए। तीनों नोटों की कुल कीमत 300 ताइल चांदी थी। यह मानना मुश्किल था कि लू किंग इतनी बड़ी रकम को ठुकरा देगी। दादा झांग, इस घटना के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता की मृत्यु के बारे में कई छिपे हुए सच हैं। अगर उस समय ग्रामीणों ने मदद न की होती तो शियाओ यान और मैं बहुत पहले ही ब्लैक वुल्फ गैंग के हाथों पकड़े गए होते। और कल अगर शियाओ यान की रक्षा के लिए सभी ने प्रयास न किए होते तो वह मेरे लौटने का इंतजार नहीं करती और उसे ले जाया गया होता। गांव वालों ने हम भाई बहनों पर बहुत दया दिखाई है और मैं इस दया का बदला नहीं चुका सकता। ये चांदी के सिक्के मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक हैं, लू किंग ने ईमानदारी से कहा। उसने देखा था कि कैसे ग्रामीणों ने अपनी जान देकर शियाओ यान की रक्षा की। हालांकि शियाओ ली वहां मौजूद थी और हान लाओ वू शियाओ यान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, फिर भी ग्रामीणों की बहादुरी ने उसे बहुत प्रभावित किया। झाओ लाओ सान और अन्य बदमाशों जैसे नीच लोगों से सामना करने के बाद उसने ग्रामीणों की पवित्रता का और भी अधिक सम्मान किया। कुछ 100 चांदी के सिक्के अब उसके लिए कुछ भी नहीं थे। ग्रामीणों की देखभाल के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इसे उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना बेहतर था। आह किंग, तुम्हारी बातों से हमें शर्म आ रही है, दादा झांग ने आह भरी। अगर तुम्हारे दादाजी न होते तो गांव के अधिकांश लोग अब तक जीवित नहीं रह पाते। ज्यूली, गांव के प्रति तुम्हारे दादाजी की दयालुता जीवन और मृत्यु का मामला थी। अगर हम तुम्हें और शियाओ यान को उन बदमाशों के हाथों परेशान होने देंगे तो परलोक में हम तुम्हारे दादाजी का सामना कैसे कर पाएंगे? तो आपको ये नोट अपने पास रखने चाहिए। हमने वही किया जो हमें करना था। दादा झांग के गंभीर चेहरे को देखकर लू किंग ने अंततः एक नोट ले लिया। ठीक है, मैं ये 100 ताइल ले लूंगा,
बाकी मेरी ओर से आभार का प्रतीक है। ये देखकर कि दादा झांग अभी भी कुछ कहना चाहते हैं, लू किंग ने कहा, दादा झांग, मेरी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए क्या आपको सच में लगता है कि मैं भविष्य में और अधिक चांदी नहीं कमा पाऊंगी? दादा झांग ने लू किंग द्वारा ब्लैक वुल्फ गैंग को आसानी से हराने, बूढ़े डॉक्टर के अधीन प्रशिक्षण लेने और मास्टर माँ के साथ उसके संबंधों के बारे में सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि लू किंग अब वह असहाय लड़का नहीं रहा जो कभी था। वह अब खुद ही सब कुछ संभालने में सक्षम था और उसकी भविष्य की उपलब्धियां उनकी कल्पना से परे थीं। अंत में दादा झांग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सबकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा। अध्याय 86। दादा झांग, आप इन 200 टाइल चांदी को कैसे बांटने की योजना बना रहे हैं? लू किंग ने पूछा। बिल्कुल, इसे बराबर बांटा जाएगा। गांव के हर घर को बराबर राशि मिलेगी, दादा झांग ने सहज भाव से कहा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। लू किंग ने सिर हिलाया। कहावत है, कमी से मत डरो, असमानता से डरो। पैसे के मामले में सबसे ज्यादा डर पक्षपात से लगता है। समान वितरण ही सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि इन चांदी के नोटों को चांदी से बदलना आसान नहीं है, दादा झांग ने कुछ कठिनाई से कहा। लू किंग ने एक पल सोचा और बूढ़े आदमी की चिंता को समझ गया। इन चांदी के नोटों को चांदी में बदलने के लिए उन्हें चांदी के बैंक में जाना होगा, लेकिन चांदी के बैंक केवल काउंटी सीट में ही मौजूद हैं और ग्रामीणों से चांदी के नोटों को शहर ले जाकर चांदी के बदले बदलने के लिए कहना, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि वे ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि लू किंग भी सहज महसूस नहीं करेगा। काउंटी मुख्यालय बहुत दूर है। इतनी बड़ी मात्रा में चांदी ले जाने पर यदि उन्हें बुरे इरादों वाले लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता है तो यह अनिश्चित होगा कि वे सुरक्षित वापस लौट पाएंगे या नहीं। यह मेरी गलती थी। दादा झांग, मुझे चांदी के नोट दे दीजिए, लू किंग ने कहा। मैं कल मास्टर माँ से मिलकर नोटों के बदले चांदी के नोट ले लूंगा। यही सबसे अच्छा होगा। ये सुनकर दादा झांग ने तुरंत चांदी के 2 नोट लू किंग को दे दिए। मैं कल चांदी आपके पास ले आऊंगा। दादा झांग के जाने के बाद लू किंग अपने कमरे में लौटा और एक छोटा सा डिब्बा खोला जिसमें चांदी की ईंटों का एक चमकदार संग्रह दिखाई दिया। चांदी का ये डिब्बा उन उपहारों में से एक था जो मागो कुछ समय पहले लेकर आया था। कल रात मागो और उसके आदमियों ने हैप्पी फोर्ट को लूट लिया। यह अज्ञात था कि हैप्पी फोर्ट ने मुख्यालय को पैसे भेजे बिना कितने समय तक धन जमा किया था, लेकिन मागो और उसके आदमियों ने काफी धन अर्जित कर लिया था। गिनती करने के बाद मागो वह हिस्सा लेकर आया जिसे वह लू किंग का हिस्सा मानता था। लू किंग मना नहीं कर सका, इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। लू किंग ने डिब्बे से चांदी की सिलियां निकालना शुरू कर दिया। मागो ने डिब्बे को सावधानीपूर्वक पैक किया था, जो ज्यादातर चांदी की सिलियों से भरा हुआ था। बड़े वाले 10 टाइल के थे और छोटे वाले 5 टाइल के थे। लू किंग ने 45 टाइल चांदी की सिलियां निकाली, जिससे छोटी सिलियों का डिब्बा लगभग खाली हो गया। अगली सुबह तड़के लू किंग चांदी लेकर दादा झांग के घर गई। दादा झांग के घर के बाहर खड़े होकर लू किंग ने पुकारा, आह किंग यहाँ है, जल्दी अंदर आओ। दादा झांग को कल रात अच्छी नींद नहीं आई थी और वे सुबह से घर पर ही रहे। उन्हें डर था कि अगर वे लू किंग को ढूंढने आए तो वे उसे याद कर जाएंगे। ऐसा नहीं था कि वह चांदी के लिए लालची था, बल्कि इसलिए कि यह चांदी ग्रामीणों में बांटी जानी थी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। इसलिए वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। लू किंग दादा झांग के साथ चांदी अंदर ले गई। आह किंग, तुम यहाँ क्यों हो? संयोगवश दादा झांग का पूरा परिवार, जिसमें उनके दोनों बेटे और बहुएं भी शामिल थीं, घर पर ही मौजूद थे। लू किंग को अंदर आते देख वे सब बहुत आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए, विशेषकर दादा झांग के दोनों बेटे, जो लू किंग को कुछ संयम के साथ देख रहे थे। वे कल उस समय मौजूद थे जब हान लाओ वू और उसके आदमी आए थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि लू किंग ने उन दुष्टों को कैसे मारा। इसलिए अब उन दोनों के मन में लू किंग के प्रति एक निश्चित श्रद्धा का भाव था। मैं चांदी देने आया हूँ, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चांदी पहुंचा दें। दादा झांग के बेटे और बहुएं असमंजस में थे। लू किंग ने कपड़े के थैले से चांदी की सिलियां मेज पर उंडेल दी और सफेद चांदी की रोशनी ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चकाचौंध कर दिया। दादा झांग के परिवार के सदस्यों की स्तब्ध निगाहों के बीच लू किंग ने कहा, दादा झांग, मैंने चांदी के नोटों के बदले चांदी ले ली है। ये 40 सोने की सिलियां हैं, प्रत्येक का वजन 5 टाइल है। आप इन्हें सभी में बांट सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं तुरंत सबको इकट्ठा करके चांदी के सिक्के बांट दूंगा। दादा झांग भी चांदी के ढेर को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया, क्योंकि वे कई वर्षों तक जीवित रहे थे और अपने बेटों और बहुओं की तुलना में उनमें बेहतर आत्मनियंत्रण था। पिताजी, चांदी को बांटने का क्या मतलब है? इसी क्षण दादा झांग के सबसे बड़े बेटे ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। आह किंग ने कल उन बदमाशों से प्राप्त चांदी के नोट ग्रामीणों में बांटने का फैसला किया। ये वही चांदी की सिलियां हैं जिन्हें उसने ग्रैंड बाजार में बदलवाया था, दादा झांग ने समझाया। इतनी सारी चांदी, और आप इसे सब दान कर रहे हैं? दादा झांग के बेटे और बहुएं आश्चर्यचकित रह गए। बकवास मत करो, तुम दोनों जाओ और सबको पैतृक भवन में बुलाओ। अभी चांदी के बंटवारे की बात मत करो, बस कह दो कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। दादा झांग ने उन्हें घूर कर कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। दोनों बेटे जल्दी से बाहर निकल गए। दादा झांग, मैं चांदी के वितरण में भाग नहीं लूंगा, आप इसे संभालिए, लू किंग ने उठते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? चांदी तो आपकी है, अगर आप मौजूद नहीं होंगे तो इसका क्या होगा? दादा झांग ने झट से कहा। ये तो बस कुछ चांदी है, चिंता मत करो दादा झांग,
बस इसे सामान्य रूप से बांट दो। मुझे अपने गुरु के साथ कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं नहीं रुक सकता, लू किंग ने कहा। लू किंग चाहता था कि गांव वाले वितरण से खुश हों। अगर वह वहां जाता तो उसे निश्चित रूप से बहुत सारी कृतज्ञता और औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता, इसलिए न दिखना ही बेहतर था। लू किंग को इतना दृढ़ निश्चयी देखकर दादा झांग ने बस इतना ही कहा, ठीक है, अगर आपको बूढ़े डॉक्टर से कोई जरूरी काम है तो जाइए। लू किंग को जाते हुए देखकर दादा झांग ने आह भरी। वह कुछ हद तक यह अनुमान लगा सकता था कि लू किंग अपने पूर्वजों के महल में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह शर्मीला था और ग्रामीणों की कृतज्ञता का सामना नहीं करना चाहता था। उसे मनाने का तरीका न जानते हुए दादा झांग ने उसे वैसे ही रहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं चुना। दादा झांग का गांव में बहुत सम्मान था, ये सुनकर कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। जल्द ही ग्रामीण पैतृक भवन में इकट्ठा होने लगे, यहाँ तक कि खेतों में काम कर रहे लोग भी। बूढ़े झांग, क्या हो रहा है? सबको इकट्ठा करने की इतनी जल्दी क्यों है? पैतृक भवन में दादा झांग द्वारा गांव के सभी परिवारों के मुखियाओं को बुलाए जाने पर ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि फिर से कोई गंभीर घटना घटित हुई है। कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों ने तुरंत आवाज लगाई। कल की घटनाओं से अभी भी चिंतित अन्य लोग भी परेशान होने लगे। घबराओ मत, इस बार मैंने तुम सबको खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है, दादा झांग ने कहा और सबको शांत रहने का इशारा किया। उसके पीछे डेस्क पर एक फूला हुआ कपड़े का थैला पड़ा था, जिसके अंदर क्या था यह अज्ञात था। इसके बगल में एक छोटा तराजू और कैंची रखी थी, जिनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। कौन सा शुभ समाचार है? यह अच्छी खबर सुनकर सब लोग निश्चिंत हो गए और तुरंत सवाल पूछने लगे। कल आह किंग ने अपने द्वारा मारे गए दुष्टों से कुछ चांदी के नोट प्राप्त किए। उसने उनमें से अधिकांश को सभी में बांटने का फैसला किया है। दादा झांग ने थैले से चांदी की सिलियां सावधानीपूर्वक निकालते हुए कहा, यह वह चांदी है जो आह किंग ने बदलवाई थी। कुल 200 ताइल। आह किंग के परिवार को छोड़कर हमारे गाँव में 37 परिवार हैं। बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक परिवार को लगभग 5 ताइल चांदी मिलेगी। पैतृक भवन में मौजूद सभी लोग सबसे पहले सफेद चांदी की सिलियों को देखकर स्तब्ध रह गए। फिर दादा झांग की बातें सुनकर वे आश्चर्य से विस्मय बोध व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। पास ही में हाफवे हाउस की ओर जाने वाली पहाड़ी पर लू किंग ने शोर सुना और मुस्कुराई। अध्याय 87। श्याओली, क्या यही वह जगह है जहां तुम्हें जिनसिंग मिला था? लू किंग ने आसपास का जायजा लिया और अपने कंधे पर बैठी श्याओली से पूछा। इस समय वह पहाड़ों के भीतरी इलाकों में था, ड्यूली गांव से कई दसियों मील दूर। घने जंगल उसे घेरे हुए थे, जिनमें ऊंचे ऊंचे पेड़ एक आदिम वातावरण का अनुभव करा रहे थे। इस पहाड़ के अंदर और बाहर का अंतर दो अलग अलग दुनियाओं जैसा था। जब से लू किंग को पता चला था कि वेई परिवार ने ब्लैक वुल्फ गैंग को दबा दिया है और वे कुछ समय के लिए उसे परेशान नहीं कर पाएंगे, तब से वह काफी अधिक निश्चिंत महसूस कर रहा था। वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने लगा। एक बार जब उसकी ताकत बढ़ जाएगी तो उसे छोटे ब्लैक वुल्फ गैंग से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। फिलहाल उसके लिए सुधार करने का सबसे आसान तरीका रक्त ऊर्जा की शक्ति के माध्यम से था। संपूर्ण रक्त ऊर्जा के रहस्यों को समझने के बाद ऊर्जा और रक्त क्षेत्र लू किंग के लिए कोई बाधा नहीं रह गया। जब तक उसके पास पर्याप्त गोलियां थीं, वह बिना किसी रोक टोक के अपनी रक्त ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकता था। हालांकि पिछले प्रशिक्षण के कारण उसने अपने गुरु द्वारा तैयार की गई रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों की बोतल लगभग खाली कर दी थी। इसलिए कुछ सोच विचार के बाद लू किंग ने शियाओली के साथ पहाड़ों में जाकर उस जंगली जिनसिंग को इकट्ठा करने का फैसला किया, जिसे उन्होंने पहले खोजा था। इसी वजह से लू किंग अब खुद को घने पहाड़ों में पा रहा था। चीखना टिल्डा। शियाओली ने एक चीख निकाली, सिर हिलाया और अपने पंजे से एक दिशा की ओर इशारा किया। लू किंग ने तुरंत अपनी क्षमता को सक्रिय किया और आसपास के क्षेत्र की खोज शुरू कर दी। आम जड़ी बूटियों को नजरअंदाज करते हुए लू किंग का एकमात्र लक्ष्य अब जिनसिंग था। खोजबीन के बाद उन्हें जल्द ही एक महत्वपूर्ण खोज मिली। जिनसिंग एक बहुमूल्य जड़ी बूटी, खाने योग्य, विषैली नहीं। ये जिनसिंग 50 वर्षों से उगाया जा रहा है। अपनी दृष्टि में जिनसिंग से सफेद रोशनी निकलते देख लू किंग थोड़ा निराश महसूस हुआ। ये जिनसिंग 100 साल पुराना भी नहीं था और इससे निकलने वाली रोशनी केवल सफेद थी, जिससे यह उन दो जिनसिंग जड़ों की तुलना में कहीं कम कीमती था जो शियाओली ने उसे दी थी। नवनिर्मित जिनसिंग को बिना छुए लू किंग ने अपनी खोज जारी रखी। किसी बाहरी फार्मेसी में 50 साल पुरानी जंगली जिनसिंग को भी मूल्यवान माना जाएगा, लेकिन अब लू किंग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, इसलिए उसने और अधिक खोज करने की योजना बनाई। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और खोज की। जिनसिंग एक बहुमूल्य जड़ी बूटी, खाने योग्य, विषैली नहीं। ये जिनसिंग 5 साल से उगाया जा रहा है और इसके औषधीय गुण औसत दर्जे के हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह नया पाया गया जिनसिंग पिछले वाले से भी बदतर था, क्योंकि यह केवल 5 साल तक ही उगाया गया था। यह महज एक छोटा जिनसिंग था। सच में इतनी बुरी किस्मत। अपनी क्षमता से मिली जानकारी को देखकर लू किंग कुछ हद तक हैरान रह गया। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। लू किंग ने अपनी खोज फिर से शुरू कर दी। वह सीधे शियाओली से पूछ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हार न मानने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि शाओली जैसा छोटा जीव, जिसे जड़ी बूटियों की कोई समझ नहीं थी, भी 200 साल पुरानी जिनसिंग की जड़ें ढूंढ सकता था। भला वह, जिसने संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था और जिसके पास असाधारण क्षमताएं थीं, 100 साल पुरानी जिनसिंग कैसे नहीं ढूंढ सकता था? अपनी खोज जारी रखते हुए लू किंग को जिनसिंग की कुछ और जड़ें मिलीं, लेकिन उनमें से कोई भी 100 साल से अधिक पुरानी नहीं थी।
सबसे पुरानी जड़ केवल 80 साल की थी। ये देखकर कि 80 साल पुरानी जिनसिंग अभी भी सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, लू किंग ने उसे भी नहीं तोड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ मौजूद एकमात्र 100 साल पुरानी जिनसिंग वही 2 जिनसिंग हों जिन्हें शियाओ ली ने खोदा था? एक और 30 साल पुरानी जिनसिंग मिलने के बाद लू किंग को संदेह होने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वरना शियाओ ली मुझे यहाँ नहीं लाती। लू किंग ने अपनी खोज फिर से शुरू की और आखिरकार आधे घंटे बाद उसे सफलता मिली। हालांकि इस नए पाए गए जिनसिंग को देखकर वह दंग रह गया। जिनसिंग एक बहुमूल्य जड़ी बूटी, विषैली नहीं, खाने योग्य। ये जिनसिंग 200 वर्षों से अधिक समय से उगाया जा रहा है। किंवदंती है कि पर्याप्त उम्र के जिनसिंग में विभिन्न चमत्कारी प्रभाव होते हैं और कुछ लोग तो आध्यात्मिक बुद्धि भी विकसित कर सकते हैं। 200 साल। जमीन पर जिनसिंग से निकलती लाल रंग की सफेद रोशनी को देखकर लू किंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें पहले सिर्फ युवा जिनसिंग की जड़ें मिलने की उम्मीद नहीं थी और अब अचानक उन्हें इतनी पुरानी जड़ मिल गई। 200 साल पुरानी जिनसिंग की जड़ शियाओ ली द्वारा पाई गई 2 जड़ों से भी अधिक शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि वेई परिवार द्वारा हाल ही में उनके गुरु के शरीर को पोषण देने के लिए लाया गया जिनसिंग भी इस उम्र तक नहीं पहुंचा था। ये सचमुच एक दुर्लभ खजाना था। अंततः उसकी किस्मत चमक गई। जमीन पर पड़े जिनसिंग को देखकर लू किंग ने अपनी उत्तेजना को दबाया, तुरंत अपनी दवा की थैली नीचे रखी और लाल धागों का एक बंडल और एक छोटा कुदाल निकाला और उसे खोदने की तैयारी करने लगा। लू किंग ने सबसे पहले जिनसिंग के चारों ओर लाल धागे बांधे। जड़ी बूटी विशेषज्ञों के बीच यह एक नियम था, जब उन्हें ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती थीं, तो वे उन्हें पहले लाल धागों से बांध देते थे ताकि कटाई के दौरान वे अचानक गायब न हो जाएं। अपने पिछले जीवन में लू किंग ने कभी ऐसी बात पर विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन अब उन्होंने पुनर्जन्म जैसी विचित्र घटना का भी अनुभव कर लिया था। इस दुनिया में शियाओ ली और नीले कवच वाली मछली जैसे जादुई जीव थे और उनकी क्षमताओं में जिनसिंग द्वारा आध्यात्मिक बुद्धि विकसित करने की संभावना का भी उल्लेख किया गया था। अगर उसे अब भी यकीन नहीं हुआ तो वह मूर्ख होगा। इसलिए भले ही लू किंग जानता था कि इस जिनसिंग में अभी तक आध्यात्मिक बुद्धि विकसित नहीं हुई होगी, फिर भी उसने जड़ी बूटी विशेषज्ञों के नियमों का पालन किया और सबसे पहले लाल धागे बांधे। लाल धागे बांधने के बाद लू किंग ने सावधानीपूर्वक खुदाई शुरू कर दी। सबसे पहले उसने आसपास की खरपतवारों को साफ किया, फिर धीरे धीरे छोटी कुदाल से जिनसिंग की वृद्धि रेखाओं के साथ खुदाई की। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लू किंग ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इस उम्र की जिनसिंग की जड़, यहाँ तक कि इसकी जड़ों का एक अकेला तिनका भी अत्यंत मूल्यवान और शक्तिशाली होता था। वह शियाओ ली जैसा नहीं था जो ऐसी चीजों की कद्र नहीं करता था। अगर उसने गलती से इस दुर्लभ जड़ी बूटी को नुकसान पहुंचाया तो उसका दिल टूट जाएगा। सौभाग्य से एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जिसकी साधना ची और रक्त क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी, लू किंग का अपने शरीर पर उत्कृष्ट नियंत्रण था। अपने सावधानीपूर्वक प्रयासों से उन्होंने अंततः 200 साल से अधिक पुरानी जिनसिंग को साबुत अवस्था में खोदकर निकाल लिया। अपने हाथ में संपूर्ण और अक्षवर्ण जिनसिंग को देखकर लू किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस उम्र के जिनसिंग को जब रक्त की पूर्ति करने और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों में परिष्कृत किया जाता है तो ये 100 साल पुराने जिनसिंग से बनी गोलियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। इस जिनसिंग की मदद से क्यूई और रक्त क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की उनकी यात्रा काफी हद तक छोटी हो सकती है। लू किंग की भोली सी मुस्कान देखकर शियाओ ली अचंभित रह गई। क्या वह सिर्फ एक जड़ नहीं थी? वह मूर्खों की तरह क्यों मुस्कुरा रहा था? अपने द्वारा स्वयं काटी गई जिनसिंग की कुछ देर तक प्रशंसा करने के बाद लू किंग ने उसे घास के एक टुकड़े में लपेटा, लाल धागों से बांधा और अपनी दवा की थैली में रख दिया। ये सब समाप्त करने के बाद वह सीधा खड़ा हो गया और अपने सामने जंगल को देखने लगा। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं, चूंकि इस जगह से 200 साल पुराना जिनसिंग मिल सकता था। तो क्या ये संभव था कि यहाँ इससे भी पुराने जिनसिंग छिपे हों? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर ZeroWelfare.net वेबसाइट खोजें। अध्याय 88। जिनसिंग एक बहुमूल्य जड़ी बूटी, विषैली नहीं, खाने योग्य। ये जिनसिंग 100 साल से भी अधिक समय से उग रही है। किंवदंती के अनुसार जिनसिंग में कई चमत्कारी प्रभाव होते हैं और लंबे समय तक उगने वाले जिनसिंग में बुद्धि प्राप्त करने की क्षमता होती है। अपने सामने रखे जिनसिंग को देखते हुए मन में तैर रही जानकारियों के साथ लू किंग मुस्कुराया। जब से उसने 200 साल से भी अधिक पुराना जिनसिंग खोजा था, तब से उसकी किस्मत पलट गई थी। उन्हें जिनसिंग के 3 और पौधे मिले जो सभी 100 साल से अधिक पुराने थे। 100 साल पुराने जिनसिंग को सावधानीपूर्वक निकालकर अपनी दवा की थैली में रखते हुए लू किंग बहुत अच्छे मूड में था। दवा की थैली में पहले से ही जिनसिंग के 4 पौधे थे, साथ ही एक पौधा वह भी था जिसे शियाओ ली पहले घर ले आई थी। 5 जिनसिंग के पौधे, जिनमें से एक 200 साल पुराना और एक 400 साल पुराना हो। यदि उन सभी को रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों में परिष्कृत किया जाए तो यह उनकी साधना को ऊर्जा और रक्त क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। ये सचमुच एक खजाना पर्वत है। लू किंग ने चारों ओर देखा और गहरी आह भरी। उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र की खोज नहीं की थी, फिर भी उन्हें 100 साल पुराने जिनसिंग के इतने सारे पौधे मिल गए थे। जिनसिंग की खोज के दौरान उसने जो अन्य औषधीय जड़ी बूटियां देखी थीं, उनके साथ मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि इस पर्वतीय जंगल में औषधीय संसाधनों की कितनी प्रचुरता थी। इसे खजाने का पहाड़ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। हालांकि यहाँ औषधीय जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में थीं, लेकिन जंगल में प्रवेश करना आसान नहीं था। ऐसे प्राचीन जंगल में कीड़े मकोड़े और सांप भरे पड़े थे
छिपे हुए जानवर भी थे और थोड़ी सी भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती थी। लू किंग इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि वह ची और रक्त क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था और अपने गुरु द्वारा तैयार की गई एक औषधि थैली रखता था जो सांपों और कीड़ों को दूर भगाती थी। इसके अलावा जियाओ ली एक आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते पहाड़ में अन्य जीवों के खिलाफ कुछ निवारक क्षमता रखती थी, जिससे यह आसान प्रतीत होता था। एक साधारण जड़ी बूटी संग्राहक के लिए जंगल में इतनी गहराई तक जाने की कोशिश करना आकाश तक चढ़ने जितना कठिन था। इसलिए भले ही लोगों को पता था कि यह जगह खजानों और औषधीय जड़ी बूटियों से भरी हुई है, फिर भी वे केवल हिचकिचा सकते थे और पीछे हट सकते थे। बेशक ये लू किंग के लिए अच्छी बात थी, केवल वही यहाँ स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था, जिसका अर्थ है कि वह किसी भी समय आकर अपनी जरूरत की कोई भी औषधीय जड़ी बूटी प्राप्त कर सकता था। अपनी साधना के लिए पर्याप्त जिनसिंग इकट्ठा करने के बाद लू किंग ने अस्थायी रूप से और जिनसिंग की खोज बंद कर दी। इस बार पहाड़ में प्रवेश करते समय जिनसिंग खोदने के अलावा वह मटेरिया मेडिका के संकलन से प्राप्त ज्ञान का अभ्यास भी करना चाहता था। वह पहाड़ों में अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के विकास के वातावरण का अवलोकन करना चाहता था। इस प्रकार लू किंग शियाओ ली के साथ पहाड़ पर घूमने लगी। शियाओ ली और दवाइयों की थैली के साथ वे जहरीले कीड़े और सांप उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ देर भटकने के बाद वह इस पहाड़ में मौजूद औषधीय जड़ी बूटियों की प्रचुरता को देखकर एक बार फिर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कुछ ही समय में उसने दर्जनों अलग अलग जड़ी बूटियां देख ली थीं। वे सभी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे थे और उनमें प्रबल औषधीय गुण थे। लू किंग ने कुछ दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां भी चुनी जो आमतौर पर बाहर नहीं देखी जाती थीं। उनके मालिक अक्सर आसपास के गांवों के ग्रामीणों का मुफ्त इलाज करते थे, इसलिए जड़ी बूटियों का सेवन काफी अधिक होता था। गांव के पास की पहाड़ियों पर साधारण जड़ी बूटियां पाई जा सकती थीं, इसलिए लू किंग ने विशेष रूप से ऐसी जड़ी बूटियां चुनी जो बाहर उपलब्ध नहीं थीं या दुर्लभ थीं। कुछ देर बाद लू किंग को एक और आश्चर्यजनक बात पता चली। तियान क्यूई एक बहुमूल्य जड़ी बूटी, विषैली नहीं, औषधीय गुणों से भरपूर। इसमें रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने, रक्तस्राव को रोकने और दर्द से राहत दिलाने के गुण होते हैं, जो इसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की चोटों के इलाज के लिए एक उत्कृष्ट दवा बनाते हैं। अपने सामने रखी जड़ी बूटी पर पड़ रही घनी सफेद रोशनी को देखकर लू किंग बहुत उत्साहित हो गया। उन्हें यहाँ तियान क्यूई के मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह एक और बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी थी। मार्शल आर्ट की दुनिया में पवित्र उपचार औषधि के रूप में जानी जाने वाली प्रसिद्ध उच्च श्रेणी की गोल्डन सोल मेडिसिन मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाली तियान ची का उपयोग करती है। इससे पहले यंग मास्टर वेई की रक्तस्राव की स्थिति का इलाज करने के लिए उनके गुरु ने विशेष रूप से वेई परिवार से तियान क्यूई की मांग की थी। इससे इस जड़ी बूटी की शक्ति का पता चलता है। लू किंग ने तुरंत उसे खोदना शुरू कर दिया। हालांकि इस तियान ची से निकलने वाली सफेद रोशनी ये दर्शाती थी कि यह सर्वोत्तम गुणवत्ता की नहीं थी, फिर भी यह बहुत कीमती थी। इसे वापस लेने से गोल्डन सोल मेडिसिन की एक बड़ी बोतल, जो नाजुक क्षणों में जीवन रक्षक दवा है, को न चूकने योग्य बनाया जा सकता है। तियान क्यूई की खुदाई करते समय लू किंग को भी थोड़ी हैरानी महसूस हुई। मटेरिया मेडिका के संकलन के अनुसार जिनसिंग और तियान क्यूई कभी भी एक ही स्थान पर नहीं उगते हैं। उनके विकास के वातावरण पूरी तरह से अलग हैं। जिनसिंग को छाया और ठंडक पसंद है, ये कम तापमान सहन कर सकता है और सीधी धूप इसे पसंद नहीं है। यहाँ के गहरे पहाड़ों की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है, लेकिन तियान क्यूई अलग है। इसे नमी पसंद है, यह उच्च तापमान या अत्यधिक ठंड सहन नहीं कर सकता और यह उन जगहों पर सबसे अच्छी तरह उगता है जहाँ सर्दियाँ गर्म और गर्मियाँ ठंडी होती हैं। तार्किक रूप से ये यहाँ नहीं होना चाहिए। लू किंग को अपनी यादों से पता था कि ज्यूली गांव के आसपास के इलाके में सर्दियों में बर्फबारी होती है, किस कारण से तियान क्यूई ने अपने सामान्य विकास क्रम को चुनौती दी और इस जंगल में प्रकट हुआ। तियान ची को खोदकर निकालने और उसे अपनी दवा की थैली में रखने के बाद लू किंग गहरी सोच में डूब गया। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे वाकई कुछ गड़बड़ लग रही थी। इस जंगल में औषधीय जड़ी बूटियों की प्रचुरता आश्चर्यजनक थी। अचानक से 100 साल पुराने जिनसिंग के इतने सारे पौधे उगाए। अन्य जड़ी बूटियां भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से बढ़ रही थीं, और अब तो तियान क्यूई भी, जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, फल फूल रहा था। पहले लू किंग का मानना था कि जड़ी बूटियों की प्रचुरता का कारण केवल अनुकूल वातावरण और मानवीय गतिविधियों की कमी थी, लेकिन अब जिनसिंग और तियान क्यूई को एक ही क्षेत्र में उगते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका पहला विचार यही था कि क्या इस पहाड़ में कुछ रहस्यमय बात है। इस बारे में सोचते हुए लू किंग ने अपने बगल में मौजूद काले जानवर की ओर देखा। श्याओली, तुम कुछ समय से इस पहाड़ के आसपास घूम रहे हो, क्या तुमने आसपास कुछ असामान्य देखा है? असामान्य स्थान? जियाओ ली ने अपना सिर झुकाया, मानो वह असमंजस में हो। स्पष्ट रूप से उसे उसका प्रश्न समझ नहीं आया था। ये देखकर लू किंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या आसपास कोई ऐसी जगह है जो दूसरी जगहों से अलग महसूस होती हो, जैसे कि अधिक खतरनाक या विशेष रूप से आरामदायक? इस बार जियाओ ली को कुछ समझ में आया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfront.net वेबसाइट खोजें। उसने अपना सिर झुकाया, एक पल सोचा, फिर लू किंग के कपड़े को दांतों से काटा और एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। क्या सचमुच ऐसी कोई जगह है? लू किंग चौंक गई। शियाओ ली की हरकतों को देखकर उसने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारे पीछे आना चाहिए? काले राक्षस ने सिर हिलाया। क्या ये खतरनाक है? अगर यह खतरनाक होता तो वह जाने की योजना नहीं बना रहा था। थोड़ी सी जिज्ञासा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं था।
काले राक्षस ने अपना सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने शियाओ ली की सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करने का फैसला किया। ठीक है, चलो चलते हैं, बस धीरे धीरे चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। इसलिए काला दानव आगे उछल गया और लू किंग ने अपने रक्त की शक्ति को सक्रिय करते हुए उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। हालांकि वे पहाड़ों में थे, फिर भी उनकी गति धीमी नहीं थी। कुछ ही देर में लू किंग शियाओ ली के पीछे पीछे एक घाटी में चली गई। क्या ये बस आगे ही है? शियाओ ली को रुकते देख लू किंग ने पूछा। काले जानवर ने सिर हिलाया और अपने पंजों से इशारा करते हुए बताया कि यही वह खास जगह है जिसका उसने जिक्र किया था। लू किंग ने कुछ देर तक गौर से देखा और उसे लगा कि कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत इस स्थान पर पहुंचने पर उन्हें आराम और शांति का अनुभव हुआ, यहाँ तक कि उनका मन भी अधिक स्पष्ट प्रतीत हुआ। स्फूर्ति महसूस करते हुए उसे पता चल गया कि वह सही जगह पर आया है। अन्य किसी बात पर विचार किए बिना भी केवल वह वातावरण जिसने उनके मन को शांत किया और उनके शरीर को आराम दिया इस स्थान की विशिष्टता को दर्शाता है। लू किंग को स्थिर खड़ा देखकर जियाओ ली अचंभित होकर अपने कपड़े खींचे और घाटी में आगे आगे चलने लगा। लू किंग ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया। घाटी में प्रवेश करते ही लू किंग दंग रह गई। घाटी के अंदर पक्षी चहचहा रहे थे, फूल खिल रहे थे, नदियां बह रही थीं और पूरा दृश्य जीवन से परिपूर्ण था। घाटी के अंदर और बाहर का इलाका दो अलग अलग दुनियाओं की तरह था। जियाओ ली घाटी से बहुत अच्छी तरह परिचित प्रतीत हो रही थी। अंदर प्रवेश करते ही वह लू किंग को और अंदर ले गई। घाटी के अंत में एक झरना एक तालाब में गिर रहा था, जिससे पानी चारों ओर उछल रहा था। आउच टिल्डा। काला दानव झरने के सामने एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था, झरने की ओर इशारा करते हुए लू किंग को पुकार रहा था। तुम्हारा मतलब है कि इसके अंदर कुछ है? लू किंग ने आश्चर्य से झरने की ओर देखा। झरना बड़ा नहीं था और पानी का पर्दा भी मोटा नहीं था। जल्द ही उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। पानी के पर्दे के पीछे एक गुफा का प्रवेश द्वार प्रतीत होता था। आउच टिल्डा, काले राक्षस ने फिर पुकारा। आप कह रहे हैं कि मुझे अंदर जाना चाहिए? लू किंग ने पूछा। काले राक्षस ने सिर हिलाया। लू किंग हिचकिचाई। ऐसा नहीं था कि उसे शियाओ ली पर भरोसा नहीं था, लेकिन बिना किसी जानकारी के एक अज्ञात गुफा की खोज करना जोखिम भरा था। इतना ही नहीं, ये घाटी विचित्र लग रही थी। कौन जाने गुफा के अंदर क्या होगा? यदि वहाँ कोई विचित्र जीव होते तो प्रवेश करना मृत्यु को दावत देना होता। शियाओ ली, क्या हम साथ में अंदर चलें? कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने कहा। लाल आत्मा वाला काला जानवर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके साथ होने से लू किंग को काफी सुरक्षित महसूस हुआ। काले राक्षस ने तुरंत अपना सिर हिलाया और पानी के पर्दे को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लू किंग को याद आया कि यह प्राणी पानी से नफरत करता था। पीने के पानी के अलावा ये पानी को छूता भी नहीं था। पिछली बार जब ये घर पर शियाओ यान के साथ खेल रहा था तो ये धूल से पूरी तरह सन गया था और लू किंग इसे नहलाना चाहती थी। इसने लगभग पूरा घर तहस नहस कर दिया था। अंत में उसे गीले कपड़े से उसे पोंछना पड़ा। इसके बावजूद उस नन्हे जीव ने नखरे दिखाए और काफी देर तक लू किंग को नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी और तुम्हें बिल्कुल भी भीगने नहीं दूंगी। लू किंग मुस्कुराई। वैसे भी तुम जानना चाहते हो कि अंदर क्या है ना? काला दानव हिचकिचाया। ये देखकर लू किंग हंस पड़ी। वह जानता था कि यह प्राणी पानी से इतनी नफरत करता है कि वह अंदर नहीं आया था। इसके अलावा इसके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था कि इसके अंदर कुछ ऐसा था जो इसे आकर्षित कर रहा था। अगर पानी से नफरत करने वाला ऐसा जीव भी आकर्षित हो गया तो उसके अंदर जो कुछ भी होगा वह असाधारण ही होगा। आखिरकार जियाओ ली को 100 साल पुराने जिनसिंग की भी परवाह नहीं थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने कपड़ों में लपेट दूंगी और तुम बिल्कुल भी भीगोगे नहीं, लू किंग ने आश्वासन दिया। लू किंग के आग्रह और अंदर छिपी चीज के प्रलोभन को देखते हुए काले जानवर ने अनिच्छा से सिर हिलाया। जब लू किंग ने देखा कि वह छोटा प्राणी आखिरकार मान गया है तो उसने तुरंत अपना बैग उतारा और उसे एक बड़ी चट्टान पर रख दिया। फिर उसने अपना बाहरी कोट उतार दिया और उससे घोंसला बना लिया। काला राक्षस तुरंत अंदर घुस गया। उसे कपड़ों पर लू किंग की गंध से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार ये घर पर शियाओ यान और लू किंग के साथ एक ही कमरे में सोता था। यहाँ तक कि उसका घोंसला भी लू किंग के पुराने कपड़ों से बना था, इसलिए वह उससे अभ्यस्त था। कपड़ों के अंदर काले राक्षस को देखकर लू किंग ने अपनी युद्ध छुरी को कमर पर बांध लिया। हाँ, इस बार वह युद्ध का चाकू लेकर आया था। जहरीले कीड़ों और सांपों के अलावा पहाड़ों में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। वह अपने साथ कोई काम का हथियार क्यों नहीं लाया? अपनी कमर पर चाकू और औषध कुदाल को सुरक्षित रखते हुए लू किंग ने ब्लैक बीस्ट को उठाया और कुछ कदम पीछे हटकर अपने ब्लड क्यूई को सक्रिय किया और झरने की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर पानी के पर्दे को छुआ, लू किंग ने शियाओ ली को अपनी बाहों में सुरक्षित रखते हुए खुद को समेट लिया और पानी के पर्दे के पीछे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर लुढ़क गया। अंदर घुसते ही लू किंग ने तुरंत अपनी औजार कुदाल निकाल ली और किसी भी हमले के लिए तैयार हो गया। सौभाग्यवश उनकी सावधानियां अनावश्यक थीं। गुफा से उन पर कुछ भी हमला नहीं हुआ। लू किंग ने राहत की सांस ली। उसने फिल्मों में बहुत सारे दरवाजा खोलने वाले जाल देखे थे और वह खुद ऐसे किसी जाल का अनुभव नहीं करना चाहता था। लू किंग के रुकने का एहसास होते ही काले जानवर ने अपने कपड़ों से अपना सिर बाहर निकाला। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम गीले नहीं होगे। लू किंग ने जांच की और पाया कि उसके कोट के थोड़ा गीला होने के अलावा काला जानवर पूरी तरह से सूखा था। दूसरी ओर वह एक भीगे हुए चूहे की तरह दिख रहा था।
लेकिन लू किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वह चाहता तो वह अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करके अपने कपड़े सुखा सकता था। हालांकि गुफा की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी, इसलिए वह इस तरह के तुच्छ मामले पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। आउच टिल्डा, ब्लैक बीस्ट सूखा होने से बहुत खुश था। चलो अंदर जाएं। लू किंग ने गुफा के चारों ओर देखा। कुछ भी असामान्य न देखकर और कोई खतरा महसूस न करके उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार इतनी दूर आने के बाद उसे ये देखना ही था कि अंदर क्या है। उसने एक लकड़ी निकाली, उसे जलाया और काले राक्षस के साथ चलना जारी रखा। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कुछ कदम चलने और एक मोड़ लेने के बाद गुफा धीरे धीरे रोशन होने लगी। स्टेलेक्टाइट्स जैसी दिखने वाली पत्थर की दीवारें एक मनमोहक चमक से जगमगा रही थीं। अपने हाथ में मौजूद आग की छड़ी को देखते हुए लू किंग मुस्कुराया और उसे बुझाकर ब्लैक बीस्ट के साथ लड़ाई जारी रखी। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि गुफा का प्रवेश द्वार एक झरने के पीछे था, लेकिन अंदर का हिस्सा सूखा था। इससे काला जानवर प्रसन्न हुआ और लू किंग की बाहों से निकलकर उसके कंधे पर खड़ा हो गया। गुफा गहरी थी लेकिन अंधेरी नहीं थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चमकती हुई पत्थर की दीवारें और भी अधिक चमकदार होती गईं। लू किंग ने अपनी जांच क्षमता का उपयोग किया और पाया कि ये पत्थर एक अद्वितीय, हानिरहित चमकदार खनिज थे, इसलिए उसने आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह घाटी में और गहराई तक जाता गया, घाटी में प्रवेश करने के बाद से उसे जो मानसिक स्पष्टता महसूस हो रही थी, वह और भी तीव्र होती गई। उसे गुफा की गहराई से एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस हुआ। कई उतार चढ़ावों के बाद लू किंग और ब्लैक बीस्ट एक विशाल क्षेत्र में पहुंचे। जब लू किंग ने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गया। अध्याय 89। यह क्या है? लू किंग पूरी तरह से हैरान होकर सामने देखने लगी। उनके और शियाओ ली के सामने अचानक एक विशाल और भव्य गुफा कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष की दीवारों और फर्श की बनावट जेड जैसी थी, जिन पर जटिल और प्राचीन रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए थे, जो एक गहरे रहस्य का माहौल पैदा कर रहे थे। कक्ष के केंद्र में एक विशाल पत्थर का चबूतरा खड़ा था। ऊपर से एक क्रिस्टल स्पष्ट स्टेलेक्टाइट लटका हुआ था, जिसका नुकीला सिरा सीधे पत्थर के चबूतरे के केंद्र की ओर लक्षित था। लू किंग अपने सामने लगभग पूरी तरह से जेड जैसी दिखने वाली गुफा के कक्ष को देखकर चकित रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ के गर्भ में ऐसी विचित्र जगह मौजूद हो सकती है। अप्रत्याशित रूप से कोई खतरा नहीं था। गुफा के अंत में एक अकल्पनीय जेड से बना कक्ष दिखाई दिया। यहाँ तक कि शियाओ ली भी थोड़ी अचंभित रह गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिस जगह की वह लंबे समय से कामना कर रहा था, वह इतनी शानदार जगह निकलेगी। जेड से बने कक्ष के बाहर खड़ी लू किंग ने तुरंत अंदर कदम नहीं रखा। इस स्थान पर पहुंचने पर उनके मन में स्पष्टता और भी बढ़ गई और उनकी सतर्कता भी तीव्र हो गई। ये कक्ष इतना असामान्य था कि प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण होना असंभव था। चूंकि यह मानव निर्मित था, इसलिए संभवतः कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए गए होंगे। हालांकि उसे अभी किसी खतरे का आभास नहीं हो रहा था, फिर भी वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। उसे आश्चर्य हुआ जब जियाओ ली अचानक उसके कंधे से कूदकर कमरे की ओर दौड़ पड़ी। रुको जियोली, लू किंग ने घबराकर चिल्लाया। उसे और भी आश्चर्य हुआ जब जियाओ ली कक्ष में प्रवेश करने ही वाला था कि एक हल्की रोशनी की स्क्रीन प्रकट हुई, जिसका उद्देश्य जियाओ ली को रोकना था। ठीक उसी समय जब लू किंग को लगा कि शियाओ ली को चोट लगेगी, अचानक एक काली रोशनी चमकी और प्रकाश की स्क्रीन पलक झपकते ही फट गई और एक फूटे हुए बुलबुले की तरह गायब हो गई। शियाओ ली को कक्ष के अंदर सुरक्षित उतरते देख लू किंग अविश्वास से मुंह खोल बैठा। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। उसने मान लिया था कि इस चमत्कारिक जेडयुक्त कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत होगी, फिर भी जियाओ ली ने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। म्याऊं, जियाओ ली कक्ष के अंदर खड़ी थी और असमंजस में लू किंग की ओर पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्यों चिल्लाया था। अब ठीक है। कुछ देर तक शियाओ ली को अंदर बिना किसी अन्य घटना के देखकर लू किंग को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सतर्क था। एक आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते जियाओ ली की खतरे को भांपने की क्षमता उससे कहीं अधिक थी। चूंकि उसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वह सुरक्षित होनी चाहिए थी। लू किंग ने संशयपूर्वक कक्ष में कदम रखा। प्रकाश का पर्दा पुनर्जीवित हो सकता था या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बिना किसी बाधा के आसानी से उसमें से गुजर गया। कक्ष में पूरी तरह प्रवेश करने के बाद उनके दिमाग की स्पष्टता में काफी वृद्धि हुई, मानो धूल की एक परत साफ हो गई हो, जिससे उन्हें सुकून का एहसास हुआ। उसके विचार बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगे और लू किंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। भले ही वहां कोई अन्य खजाना न हो, लेकिन इस कक्ष द्वारा पोषित स्पष्टता एक महत्वपूर्ण लाभ था। उन्हें यह आभास था कि यहाँ खेती करने से उन्हें बहुत लाभ होगा। साधना के विचारों को बाद के लिए टालते हुए लू किंग की जिज्ञासा कक्ष की सामग्री के बारे में जानने में अधिक महत्वपूर्ण हो गई। पहले से ही उत्सुक शियाओ ली ने उसे खींचकर केंद्रीय पत्थर के चबूतरे की ओर ले गई। शियाओ ली का अनुसरण करते हुए लू किंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। ये चबूतरा एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था और आसपास की दीवारों और फर्श की तरह लगभग पूरी तरह से जेड रंग का था। मंच पर जटिल पैटर्न बने हुए थे। केंद्र में एक गोलाकार गड्ढा था जो सफेद जेड के समान दिखने वाले तरल पदार्थ से भरा हुआ था। उस तरल पदार्थ को देखकर लू किंग ने ऊपर लटकते हुए स्टेलेक्टाइट की ओर देखा और अनुमान लगाया कि वह तरल पदार्थ उसी से टपका होगा। उसने प्लेटफॉर्म पर मौजूद तरल पदार्थ पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद सफेद जेड जैसे तरल पदार्थ से एक हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी।
पृथ्वी की नसों से निकला आध्यात्मिक तरल, दुर्लभ खजाना तरल, विषैला नहीं, उपभोग योग्य। यह आध्यात्मिक द्रव एक दुर्लभ खजाना है जो मृतकों को पुनर्जीवित करने, हड्डियों और मांस को ठीक करने और जीवन को लंबा करने में सक्षम है। मनुष्यों या पशुओं द्वारा सेवन किए जाने पर ये योग्यता में सुधार कर सकता है, क्षमता को बढ़ा सकता है और भाग्य को चुनौती दे सकता है। किंवदंती है कि जादुई शक्ति वाले लोग भूभाग के अनुसार आकृतियां बना सकते हैं और पृथ्वी के सार को परिष्कृत करके इस अनमोल तरल पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। अर्थ विन स्पिरिचुअल लिक्विड का सीधे सेवन किया जा सकता है या इसे गोली के रूप में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है, जिसके अनगिनत अद्भुत उपयोग हैं। सुनहरी रोशनी, तरल पदार्थ से निकलती सुनहरी चमक को देखकर लू किंग दंग रह गई। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसी वस्तु को देखा था जिससे इस तरह की सुनहरी रोशनी निकल रही हो। यहाँ तक कि शाओली, जो एक जादुई आत्मा पशु है, उसकी आंखों से भी केवल लाल चमक निकलती है। अपनी क्षमता के अनुसार जानकारी पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मृतकों को पुनर्जीवित करना, हड्डियों और मांस को ठीक करना, जीवन को लंबा करना, योग्यता में सुधार, क्षमता में वृद्धि, भाग्य को चुनौती देना, इनमें से प्रत्येक शब्द अपने आप में किसी वस्तु को एक अनमोल खजाना बना देगा। लेकिन अब उन सभी शब्दों का इस्तेमाल मंच पर मौजूद सफेद जेड जैसे तरल पदार्थ का वर्णन करने के लिए किया जा रहा था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पृथ्वी की नसों से निकलने वाला आध्यात्मिक तरल कितना अनमोल था। लू किंग की निगाहें उस तरल पदार्थ की ओर तीव्र हो गईं। ऐसा तरल पदार्थ वास्तव में एक दुर्लभ खजाना था जो तुलना में जिनसिंग और तियान क्यूई जैसे पदार्थों को भी बौना कर देता था। काफी देर बाद लू किंग का उत्साह कुछ हद तक कम हो गया। उसने शियाओ ली को तरल पदार्थ निकालने की कोशिश करने से रोक दिया। ऐसे खजाने का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एक बूंद भी बर्बाद करना बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो दिल को दुख पहुंचाने के लिए काफी होगा। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेते हुए लू किंग ने फिलहाल अपने विचारों को पृथ्वी शिरा आध्यात्मिक तरल से हटा लिया। उन्होंने क्षमता के विश्लेषण से मिली एक महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दिया। कोई जादुई शक्ति वाला व्यक्ति। इस कक्ष का निर्माण किसी जादुई शक्ति वाले व्यक्ति ने किया था। किस प्रकार के व्यक्ति के पास इतनी शक्ति हो सकती है? क्या यह वही रहस्यमय ग्रैंडमास्टर थे जिनका जिक्र उनके गुरु ने किया था, या कोई उनसे भी उच्च पदस्थ व्यक्ति? लू किंग का दिल उत्साह से भर गया था। बहरहाल, इससे ये संकेत मिलता है कि इस दुनिया में साधना की ऊपरी सीमाएं उसकी कल्पना से कहीं परे थीं। उनके लिए ये बहुत ही आशाजनक खबर थी। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने कक्ष का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। चूंकि इस स्थान को किसी जादुई शक्ति वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था, इसलिए इसमें इस कक्ष से कहीं अधिक कुछ हो सकता है। दरअसल कुछ खोजबीन के बाद लू किंग ने कक्ष के एक तरफ एक गुप्त तंत्र का पता लगाया। गुप्त द्वार, जानबूझकर बनाया गया एक पत्थर का द्वार जो किसी अन्य गुप्त स्थान की ओर जाता है। इस गुप्त दरवाजे में कोई तंत्र नहीं है, इसे बस बलपूर्वक धक्का देकर खोलें। कोई तंत्र न देखकर लू किंग तुरंत दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और उसे खोलने के लिए अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करने लगा। जेड जैसे पत्थर से बना वह गुप्त दरवाजा काफी भारी था। सौभाग्यवश लू किंग ने कुछ प्रयास करके उसे खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। जैसे जैसे उसने धीरे धीरे बल लगाया, गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अध्याय 90। जैसे जैसे पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला, लू किंग ने अंदर का दृश्य धीरे धीरे देखा। जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक छोटा सा पत्थर का कमरा था। दरवाजे के ठीक सामने पत्थर के पलंग पर एक आकृति पालथी मारकर बैठी थी। दरवाजे के पीछे अचानक किसी को देखकर लू किंग बुरी तरह डर गई, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उस आकृति में सांस नहीं थी और उसका चेहरा कंकाल जैसा हो गया था, जिससे उसने राहत की सांस ली। साथ ही वह मन ही मन खुद का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। घात लगाकर किए गए हमले से बचने के लिए तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद वह इस सदमे से नहीं बच पाया। ये जानकर कि सामने वाला व्यक्ति अनिश्चित समय से मर चुका था, लू किंग को इतना आश्वस्त महसूस हुआ कि उसने अंदर प्रवेश कर लिया। उसने कंकाल को नहीं छेड़ा बल्कि पहले पत्थर के कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाया। दरवाजे के पीछे का स्थान बहुत बड़ा नहीं था, जो 3 पत्थर के कक्षों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक एक साधारण कमरे के आकार का था। कंकाल वाले कक्ष के अलावा अन्य 2 कक्षों में से एक ध्यान कक्ष प्रतीत होता था और दूसरा रसायन शास्त्र कक्ष प्रतीत होता था। दुर्भाग्यवश ध्यान कक्ष और रसायन शास्त्र कक्ष दोनों ही खाली थे। उनमें कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं बची थी। रसायन शास्त्र कक्ष में कुछ जेड की बोतलें थीं, लेकिन लू किंग ने उन्हें पूरी तरह से खाली पाया। उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। पत्थर के कक्षों का निरीक्षण करने के बाद लू किंग ने अपना ध्यान कंकाल की ओर मोड़ा। पहली नजर में ही उसने देखा कि कंकाल की हड्डियां कुछ हद तक पारदर्शी थीं, लगभग जेड पत्थर जैसी। ये जानकर उसका दिल कांप उठा कि यह कंकाल जीवन में किसी बहुत शक्तिशाली साधक का रहा होगा। मार्शल आर्ट साधना का दूसरा क्षेत्र टेंडन और बोन क्षेत्र विशेष रूप से हड्डियों और टेंडन को मजबूत बनाने पर केंद्रित था। लेकिन लू किंग को विरासत में जो कुछ मिला था उसमें भी पूर्णता प्राप्त करने पर हड्डियों को जेड जैसी अवस्था में ढालने का कोई उल्लेख नहीं था। इसलिए ये कंकाल निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का रहा होगा जो टेंडन और हड्डियों के दायरे से बहुत परे था। शायद जन्म के बाद के दायरे का कोई मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकता है। क्या यह व्यक्ति वही रहस्यमय शख्स हो सकता है जिसने इस जेड जैसी गुफा का निर्माण किया था? लू किंग के मन में एक विचार कौंध गया। उसने कंकाल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कंकाल से एक घना लाल प्रकाश निकला। पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र का कंकाल। ये कंकाल पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के एक साधक का था।
आत्मा बिखर जाती है, हड्डियां शेष रहती हैं। पूर्वलोक के साधक की हड्डियां पूर्वलोक की ऊर्जा से मजबूत होती हैं और हजारों वर्षों तक अक्षुण्ण रहती हैं। इस कंकाल के मालिक की मृत्यु एक असफल सफलता के प्रयास के बाद हुई प्रतीत होती है, जिससे उनकी आत्मा, सार और शक्ति समाप्त हो गई। कंकाल के ऊपर तैरती हुई जानकारी को देखकर लू किंग को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति वह रहस्यमय व्यक्ति नहीं था जिसने गुफा का निर्माण किया था। इसके बजाय यह एक अज्ञात पूर्व दिव्य क्षेत्र का अभ्यासी था। गुफा के निर्माता द्वारा छोड़ी गई सोने की वस्तुओं को देखते हुए ये स्पष्ट था कि यदि ये हड्डियां उनकी होती तो वे सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करती, न कि लाल। फिर भी ये बात समझ से परे थी कि पूर्व दिव्य क्षेत्र का ये साधक यहाँ कैसे पहुँच गया और अपने सफलता के प्रयास में असफल क्यों रहा। अफसोस की बात है कि यहाँ अधिक संदर्भ प्रदान करने के लिए कोई किताबें या जानकारी के अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं थे। लू किंग थोड़ी निराश थी। एक आह भरने के बाद उसने तुरंत अपना मूड ठीक कर लिया। इस अभियान से पहले ही काफी लाभ प्राप्त हो चुके थे। उन्हें न केवल कई सौ साल पुराने जिनसिंग मिले थे, बल्कि उन्होंने अर्थ विन स्पिरिट लिक्विड भी प्राप्त कर लिया था, एक ऐसा खजाना जो किसी को भी लालसा से पागल कर सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। इससे अधिक चाहना लालच की बात होगी। मन को शांत करने के बाद लू किंग की नजर एक बार फिर कंकाल पर पड़ी। उसने इस बात पर विचार किया कि क्या कंकाल को दफना देना चाहिए। तार्किक रूप से कंकाल को यहीं छोड़ देना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार पत्थर का कक्ष बेहद साफ था और कंकाल सदियों तक बिना किसी बाधा के पड़ा रहेगा। हालांकि लू किंग भविष्य में अक्सर इस गुफा में आने का इरादा रखता था, इसलिए उसे हर बार कंकाल का सामना करने से बेचैनी महसूस हो रही थी। इसलिए कुछ सोच विचार के बाद उसने कंकाल को विधिवत दफनाने का फैसला किया। अपना निर्णय लेने के बाद लू किंग ने कंकाल के सामने 3 बार झुककर गंभीरतापूर्वक माफी मांगी और फिर उसे बाहर ले जाने की तैयारी करने लगा। हालांकि जैसे ही उसने कंकाल को हिलाया, उसे हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे उसमें से कुछ गिर गया हो। पहले तो उसे लगा कि गलती से कोई हड्डी अपनी जगह से हट गई है और वह माफी मांगने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि जो चीज गिरी थी वह हड्डी नहीं थी। यह एक लंबा आयताकार जेड पत्थर प्रतीत होता था। जिज्ञासावश लू किंग ने उसे उठा लिया। ये सचमुच जेड का एक सुंदर टुकड़ा था जिस पर कई अनोखे पैटर्न बने हुए थे। उन आकृतियों को देखकर लू किंग को एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये आकृतियां बाहरी गुफा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों के समान थीं। लू किंग का दिल कांप उठा। क्या इस जेड पत्थर का संबंध उस रहस्यमय व्यक्ति से हो सकता है जिसने इस गुफा का निर्माण किया था? उसने तुरंत अपनी क्षमता को सक्रिय किया और जेड पत्थर पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद जेड पत्थर से एक घना लाल प्रकाश निकला। विरासत में मिलने वाली जेड पर्ची, एक जेड पर्ची जो जानकारी रिकॉर्ड और प्रसारित कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने अपनी दिव्य चेतना को विकसित किया है वे कुछ विशेष जेड की पट्टियों पर जानकारी उकेर सकते हैं और अपनी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विरासत छोड़ सकते हैं। दिव्य ज्ञान और उससे संबंधित सक्रियण विधि के बिना जेड पर्ची पर मौजूद जानकारी तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। क्या आप जानकारी डाउनलोड करना चाहते हैं? लाल बत्ती। अपने हाथ में मौजूद जेड पत्थर से निकलती अलौकिक रोशनी को देखकर लू किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि इस वस्तु का उस रहस्यमय व्यक्ति से शायद ही कोई संबंध था जिसने गुफा का निर्माण किया था। फिर भी वह रोमांचित था। उनकी क्षमता से मिली जानकारी के अनुसार शायद यही वह चीज थी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने तुरंत जानकारी डाउनलोड करने का विकल्प चुना। अपनी आदत के अनुसार उसने अपनी निगाहें जेड की पर्ची पर टिकाए रखीं। डाउनलोड हो रहा है। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%, 97%, 98%, 99%, 100%। डाउनलोड पूरा हो गया है। क्या आप जानकारी सीखना चाहते हैं? एक तकनीक मिल गई है। क्या आप इस तकनीक का अनुकरण करना चाहते हैं? जेड स्लिप से जानकारी डाउनलोड करने में लू किंग की अपेक्षा से कहीं अधिक समय लगा। इसे पूरा करने में पूरे 15 मिनट लगे। डाउनलोड पूरा होने के बाद उसे 2 और विकल्प दिखाई दिए। एक ने पूछा कि क्या वह जानकारी सीखना चाहता है, दूसरे ने पूछा कि क्या वह इस तकनीक का अनुकरण करना चाहता है। इससे ये संकेत मिलता है कि जेड की पर्ची में न केवल सामान्य जानकारी थी बल्कि एक विरासत तकनीक भी मौजूद थी। लू किंग बेहद खुश थी। भले ही यह जेड का टुकड़ा उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा न छोड़ा गया हो जिसने गुफा का निर्माण किया था, फिर भी यह अत्यंत मूल्यवान था। अन्यथा अज्ञात पूर्व दिव्य लोक के साधक ने मृत्यु के समय भी इसे इतना करीब नहीं रखा होता। इसलिए इसके भीतर मौजूद पारंपरिक तकनीक अमूल्य होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने विकल्प चुन लिए। उन्होंने अन्य जानकारी सीखते समय तकनीक का अनुकरण करने का विकल्प चुना। जैसे ही उसने अपने विकल्प चुने, लू किंग के दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस प्रक्रिया से परिचित होने के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप जानकारी को आत्मसात कर लिया। बहुत समय बाद जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, तो वे खुशी से भरी हुई थीं।